अकबर का जो जन्म है, हुमायूं तो तब थे ही नहीं। अकबर का जन्म 1542 का है तो 1542 में अगर वो दिल्ली में था ही नहीं, जन्म हुआ कैसे? 14 साल का अकबर था, अपने हाथों से हिमू को काटा। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होंगे, है ना? अकबर को एक अनपढ़ राजा कहा जाता है, डिस्लेक्सिया भी था। अकबर के लिए जिस मौलवी को बुलाया गया पढ़ाने के लिए, उस दिन वो मौलवी आया ही नहीं। वो मौलवी गया था कबूतर उड़ाने। बैरम खान, उनका मर्डर हो गया एंड अकबर मैरिड हिज वाइफ आल्सो। अकबर वाज लस्टफुल टुवर्ड्स हिज वाइफ एज वेल, क्योंकि उसकी वाइफ उससे एज में 15-16 साल बड़ी थी। तो इंडिया का डिस्कोर्स कुछ और होता। एग्जैक्टली, तो मुगल हिस्ट्री होती ही नहीं फिर। मुगल हिस्ट्री होती ही नहीं थी। वो व्यक्ति हमेशा पानीपत आ रहा है, तो पानीपत का शाप कह लो। जहांगीर ने उन्हें स्लो पॉइजन देते हुए भी डेथ करवाई। ये सलीम की हरकतें अकबर जब देख रहा था तो उसे पता था कि जहांगीर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उस समय गूंगा महल एंड इट वाज अ डार्क एक्सपेरिमेंट। वहां पे 10 बच्चे खरीदे उसने लोगों के, बोले इनसे कोई बात नहीं करेगा, नॉट अ सिंगल वर्ड। अब आप सोचो किसी राजा का दिमाग कितना पागल हो सकता है कि 4 सालों के लिए बच्चों को वहां पे रख रहा है और इतना पेशेंस के साथ में 4 सालों में बच्चे बाहर निकल के देखो बात नहीं करते। ये शायद लोगों को पता नहीं होगा, अकबर सूर्य नमस्कार भी करता था। That was his psychological need. So people started recognizing कि अकबर कितना अच्छा है। इसीलिए मैंने ये भी कहा है कि किसी व्यक्ति को यदि इंडियन पॉलिटिक्स में उतरना है तो उसे अकबर भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। Indeed, he was doing something जिसकी वजह से मुसलमान भी चिढ़ रहे थे। तो अकबर बीरबल, जहाँ पर कुछ हो जाता है एंड बीरबल इज द वन फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर अकबर। बीरबल के डेथ की वजह भी अकबर ही बने, बीरबल की बॉडी नहीं मिली। इसीलिए ये बहुत बार अफवाह उड़ी कि बीरबल वापस आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप ये कह रहे हो कि वहां पे खिलजी ने ग्रंथालय जलाया, तो मुगलों का ये बादशाह एक ऐसा भी हो जिसने ग्रंथालय बांधा। Still, for a person like me, I will never like him. कि आपके दोस्त यदि आपकी संगति बताते हैं तो आपके विलन आपकी औकात बताते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द राव्या साडा शो। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जो हमसे आज बात करने वाले हैं, ही इज अ हिस्ट्री टीचर। इनसे मैंने इनके काफी सारे डिबेट्स देखे हैं, अराउंड हिस्ट्री है, इनसे कोई नहीं जीत सकता। तड़क फड़क बात करने वाले, प्लीज वेलकम आशीष भारतवंशी। हेलो। नमस्ते नमस्ते राव्या जी, कैसी है अच्छे आप? हो तो आप जैसी। कैसी है आप? ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज अराउंड अकबर। हमने अकबर के बारे में ना पहले काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं कि अकबर की बर्बरता, अकबर ने कैसे रूल किया है। अकबर को एज द ग्रेट किंग माना जाता है बुक्स में, बट व्हाट ही वाज एक्चुअली द कामुक पर्सन एज वी नो, जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा है और जैसा कहा भी जाता है बाय मेनी ऑथर्स। बट यू हैव अ कंप्लीट डिफरेंट साइड ऑल्सो। नाउ पीपल विल क्वेश्चन कि यार ये क्या बोल रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आई एम वेरी श्योर, लेकिन हम आपके क्वेश्चन सारे एक बाय वन वी विल आंसर। सो आशीष, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है अराउंड अकबर्स बर्थ। अकबर का जो जन्म है वो थोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा लिखा हुआ है उसके बारे में। कहीं लोग बोलते हैं कि यार हुमायूं तो तब थे ही नहीं, तो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ अकबर? दिस वाज अ वेरी ये बहुत वायरल गई थी क्लिप ये वाली, कि जैसे जी। अकबर के जन्म के वक्त हुमायूं जो थे वो तो अपनी पूरी तबेला वबेला लेके, मतलब अपने सभी लोगों को लेके, हाँ, सो हुमायूं वाज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर ड्यूरिंग 1540 is ड्यूरिंग अकबर का जन्म है 1542 का। हाँ, एंड इन 1540 वो दिल्ली में शेरशाह सूरी से जंग हार जाता है, और फिर वो भागते रहे। वो भागते रहे। यस, तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसका जन्म 1542 का है तो अकबर का जन्म 1542 का है, तो 1542 में अगर वो दिल्ली में था ही नहीं तो जन्म हुआ कैसे? जी। सी, मैं एक 2-3 पर्सपेक्टिव पहले तो क्लियर कर दूंगा आपको। जैसे आपने कहा था कि हमने अकबर की बर्बरता के बारे में सुना, हमने ये सब चीजों के बारे में सुना। जी। सी, क्या है राव्या जी, 2 चीजें होती है। मेरे लिए हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है, मेरे लिए हिस्ट्री बहुत एक्साइटिंग है, मेरे लिए हिस्ट्री का हर व्यक्ति जो मर चुका है जी। वो मेरे लिए स्टडी का हिस्सा है। हिस्ट्री में जितने कैरेक्टर्स हुए मैं उनको इन डेप्थ जाके पढ़ने की हमेशा कोशिश करता हूँ। फिर चाहे वो औरंगजेब हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, अकबर हो, बाबर हो या कोई भी हो, एनीवन, आप उन्हें जब तक अच्छे से पढ़ोगे नहीं आप उनके कैरेक्टर को समझ नहीं सकते। आप उनके सिर्फ एक एंगल को अगर पढ़ रहे हो तो आप कभी ये नहीं समझ पाओगे कि हम तो कह रहे कि भाई एक जगह पे अगर मैं अगर ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि नहीं मुगल तो कुछ भी नहीं थे,
मैं तो मुगल को कुछ समझता ही नहीं हूँ। जी और सेकंड इस पे अगर मैं ये क्वेश्चन कह रहा हूँ कि 800 साल की गुलामी के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का राइज हुआ था, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होंगे, है ना। मैंने हमेशा से ये कोशिश की है, मैं अपने बच्चों को भी हमेशा से ये समझाता हूँ, मैं हिस्ट्री के लेक्चर्स में हमेशा ये कहता हूँ कि until and unless you don't know your villains, you cannot portray your heroes, because heroes are the solution over your villains. जितनी बड़ी समस्या होगी उतनी बड़ी जीवनी होंगी उस हीरो की। यदि अकबर, औरंगजेब ये कोई छोटे छोटे विलन या छोटे छोटे राजा होते तो इनके खिलाफ लड़ने से इतिहास पैदा नहीं होता। हमारी ताकत किसमें है कि भाई इतने बड़े लोग और हमारी छोटी आर्मी, हमने उनको डिफीट किया, पर वो आर्मी बड़ी थी या दे वर लाइक दैट, इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल रियलिटी है कि उनको हिंदुओं का सपोर्ट था या नहीं था। अब आपने ये जो पूछा मुझे कि उसके आजू बाजू में सवाल है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हेट्रेड टुवर्ड्स मुगल्स एंड अकबर। अब इसमें क्या होता है कि either you love someone very much and when you hate someone very much, when you love someone very much तो इतिहास में दंत कथाएं बहुत मशहूर हो जाती है, and when you hate someone very much आप उसके अराउंड भी दंत कथाएं बुनते हो। मतलब अगर किसी से बहुत नफरत है तो उसको और टेम्परिंग करने के लिए कुछ ऐसी कथाओं को भी रचो कि लोग उसको हास्य का पात्र बनाए, या अगर आपको कोई पसंद है तो कुछ ऐसी कथाएं रचो कि लोगों को और अच्छा लगने लगे, वाओ पावर, मतलब मैजिक था, मैजिकल थे। अब ये दोनों साइड पे है क्या? हाँ, जैसे लेफ्ट विंग अगर आप देखोगे तो दे हैव ट्राइड टू पोर्ट्रे मुगल इन अ वेरी ब्यूटीफुल शेड्स। तो उन्होंने ऐसी कहानियां रची है कि मुगलों ने मंदिर बचाए, मंदिरों को दान दिया, मंदिर नहीं तोड़े, ये तो कहानियां है, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट औरंगजेब, एवरीथिंग, राइट, कि अकबर ने तो दान दिया था, दान पत्र दिया था। सिमिलरली कुछ कहानियां राइट विंग वाले भी रचते हैं कि जैसे वो इतना खाना खाते थे, इतने ऊंचे थे, उनकी हाइट 6.5-7 फीट की थी, इतनी बड़ी तलवारें उठाते थे, रिगार्डिंग एवरी किंग। सो आई एम नॉट सेइंग कि दे आर रॉन्ग और दे आर रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग कि दोनों जगह पे एग्जेजरेटेड पार्ट्स होते हैं, उन एग्जेजरेटेड पार्ट्स को हटा के हमें नॉलेज लेना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, राइट, इन बोथ वेज। सेकेंडली, जिस तरह से इतिहास है, आप इतिहास को अगर उसी तरह से पढ़ाओगे, जिस तरह से वो है उसी तरह से अगर आप उसे देख रहे हो, तो आपको मुगलों को स्पेशली अलग गाली देने की जरूरत नहीं है, वो जैसे है वैसे दिख जाएंगे और आपको दुनिया को समझ जाएगा कि इनह्यूमन कौन है, ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर में कौन बिहेव कर रहा था। उसी के चक्कर में कुछ चीजें बहुत ही निचले दर्जे की हो जाती है कि हुमायूं तो था ही नहीं, फिर अकबर का बाप कौन था, हुमायूं तो बाहर गया था, ये देखो। अब इतिहास ये है कि जिस समय पे शेरशाह सूरी ने उसे डिफीट किया, डिफीट करने के बाद हुमायूं जो है वो दिल्ली में घूम रहा था कई दिनों तक, छुपे, और दिल्ली में घूमते हुए जब वो यमुना के पास में जाके वो जब नहा रहा था, तो नहाते नहाते वो डूबने लगा। तो उसका एक व्यक्ति था, खास व्यक्ति था उसके जो आजू बाजू में रहता था, उसका नाम था शमशुद्दीन अटका। शमशुद्दीन अटका ने उसे बचाया, तो शमशुद्दीन अटका को उसने खान की पदवी दी। अब दिल्ली में रहना इसके लिए बहुत सेफ भी नहीं था, क्योंकि शेरशाह सूरी उस समय गद्दी पर बैठ चुका था। तो शेरशाह सूरी से बचने के लिए वो भागा, सिंध गया वो, है ना। हाँ। तो वो गया सिंध में जाने से पहले वो लाहौर गया। अब लाहौर में इसने अपने सारे भाई जितने भी थे, इसके कजिन ब्रदर्स, उसके जितने भी स्टेप ब्रदर्स है, सबको बुलाया, मीटिंग हुई, वहां पे गेट टुगेदर हुआ, वहां पे सबको व्हाट्सएप भेजा उसने, हमको गेट टुगेदर करवाना है, तो सब आए वहां पे, लाहौर में गेट टुगेदर हुआ। गेट टुगेदर में इसके सारे कजिन ब्रदर्स और इसके सारे के सारे से ब्रदर्स आए, और इन्होंने इस चीज का बहुत फायदा उठाया कि इस समय पे हुमायूं के पास में कुछ भी नहीं है। रीजन बीइंग, मुगलों में हमेशा से ये बहुत गंदी आदत रही है कि तख्त के लिए वो लोग लड़े हैं और जान मान काटते लड़े हुए हैं। उसको मराठी में एक बहुत सुंदर शब्द है भाऊबंदकी, यानी कि हिंदी में अगर हम कहेंगे इसको तो भाई नहीं भाऊबंदकी नहीं, भाऊबंदकी यानी कि एक दूसरे के भाई का गला काटना। अच्छा, भाई का गला काटना, है ना। दिस इज नॉट ब्रदरहुड, दिस इज अपोजिट ऑफ ब्रदरहुड। तो भाऊबंदकी हम लोग ऐसे मराठी में कहते हैं, तो उसे भाई बंदगी हम कह पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन तख्त के लिए लड़ाई करना, राइट। तो तख्त की लड़ाई वहां पे शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हुमायूं जब नीचे गिर रहा है जी, तो अब गद्दी पे कौन है? अब गद्दी पे शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कौन है? हुमायूं है। तो इसीलिए ये सभी लोग हुमायूं को मदद नहीं करने वाले हैं, ये बात हुमायूं को पता चल चुकी थी। सो फ्रॉम लाहौर ही वेंट टू सिंध। सिंध में उसका एक स्टेप ब्रदर था जिसका नाम था मिर्जा हिंदाल।
अब मिर्जा इनका पहला नाम नहीं होता है, मिर्जा ये पदवी दी जाती है राजपुत्र को, राजपुत्र यानी कि मिर्जा नाम से डिनोट होता है। सो मिर्जा हिंदाल, मिर्जा अस्करी और मिर्जा कामरान, ऐसे 3 भाई थे। काबुल की जगह पे मिर्जा कामरान था, मिर्जा अस्करी उस समय पे कंधार में था, और सिंध के रीजन में हिंदाल था। अब ये कहानी बड़ी मशहूर है कि जिस समय पे ये मशहूर है, यानी कि यहाँ पे मशहूर है क्योंकि ये बदनामी वाली कहानी मशहूर है, कि जिस समय पे ये सिंध के रीजन में गया तो सिंध के रीजन में वो अमरकोट जाता है। अमरकोट में राणा प्रसाद करके वहां के राजा थे, लोकल राजा थे। राणा प्रसाद जी ने इसे पनाह दी, इसे रखा। रखने से पहले इसे वहां पे एक 13 साल की एक लड़की पसंद आई। हाँ, यस, हमीदा बानू, या राइट। सो हमीदा बेगम, इसने उसे देखा और उसने उसे खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिए। मेहर यानी कि कोई डाउरी नहीं होती उन लोगों में, अरब में ये सिस्टम थी, औरतें खरीदी जाती थी। तो ये जो बहुत अच्छी बातें बताई जाती है, देखो मेहर यानी कि लड़कियों को पैसे दिए जाते हैं, नहीं, मेहर यानी कि भाई वो लोग डाउरी नहीं देते थे, एक अमाउंट होता था जिससे आप लड़की खरीद रहे हो। तो सिमिलर वे में उसने उसके पिताजी को 1 लाख रुपए दिए, उस समय के जो आज के 15 करोड़ के अराउंड है, 15 या ऐसा समझो, मैंने जब ये आंकड़ा पढ़ा था, आज से मैंने ये 7-8 साल पहले पढ़ा हुआ आंकड़ा है, तो अभी तो और बढ़ गया होगा, इन्फ्लेशन पकड़ो तो वो उस समय पे उसने 1 लाख रुपए दिए। हिंदाल ने इसे वार्निंग दी थी, जो मिर्जा हिंदाल था, इसे वार्निंग दी कि कुछ भी करना, इतने पैसे खर्चा मत करना। उसका वन ऑफ द चीफ रीजन ये बताया जाता है कि जिस लड़की से इसने शादी की वहां का वो बहुत बड़ा जमींदार था, और हिंदाल की ऐसी इच्छा थी कि वो उस लड़की से शादी करे। तो हिंदाल ने भी इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, बोले मैं तेरे को सपोर्ट नहीं करने वाला। इसके पूरे पैसे हो गए खर्च, इसने कर्जा निकाल के शादी करी थी, है ना, कर्जा निकाला, लड़की पसंद आई है 13 साल की, इसलिए कर्जा निकाला, पैसे दिए और शादी करी। आफ्टर दैट हुमायूं अमरकोट के राणा के पास में गया, राणा प्रसाद जी के पास में, और राणा प्रसाद जी को हुमायूं को देख के, या कहो वो 13-14 साल की जो बच्ची है उसे देख के दया आ गई, एंड ही केप्ट देम। अब यहाँ पे वो 1.5 साल रहता है, 1 साल के तकरीबन रहा। यही पे ये सब चल रहा है 1541 के अराउंड, यही पे अकबर का जन्म हुआ है इन 1542। अकबर का जन्म अमरकोट का है। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पूछ रहे कि हुमायूं अगर वहां पे था तो अकबर पैदा कैसे हुआ? अरे तो भाई उसकी मां भी तो वहीं पे थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपना स्तर इतना नीचे मत गिराओ कि कल को जाके आप राइट विंग और लेफ्ट विंग के इसमें जब डिवीजन दे रहे हो तो कल को जाके कोई न्यूट्रल राइटर अगर कोई आया, सपोज आज से 20 साल के बाद में कोई न्यूट्रल ऐसा हिस्टोरियन आया या एक समय आया कि जहां पे राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों नीचे गिरेंगे, कोई न्यूट्रल समय आएगा। Both sides are making stories. Both sides are making stories, but the only thing is some stories are real, some are narratives, and some are very filthy kind of comments or filthy kind of content they are circulating. जी. So यहाँ पे जब अकबर का जन्म होता है जी, तो इसे लेके फिर अकबर जो है वो ईरान की ओर रवाना हुआ जी। और इसी समय पे ये इतने जो तीनों भाई थे, इसके जो 3 भाई थे, अस्करी, कामरान और हिंदाल, अब तीनों इसके अगेंस्ट में है। तीनों ने शेरशाह सूरी को कांटेक्ट करना शुरू किया कि भाई ऐसा है कि अब तुम आओ और इसे मारो, हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बिकॉज दे एवरीवन वांट टू हैव गुड कनेक्शन विद दिल्ली इवन एट दैट टाइम, राइट? सो एवरीवन वांटेड टू हैव गुड कनेक्शन विद दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अंडर में लाहौर भी आता था, पंजाब का सेक्शन। तो अगर आपको ये बाउंड्रीज मिलती है तो आपके बिजनेस ट्रेड्स भी अच्छे हो सकते हैं। दिल्ली वाज द मेन हब। और उसी से बचने के लिए फिर वो ईरान की ओर भागा। Okay. This is the story. This is the story of Akbar's birth. But अकबर का बचपन कैसा था? मतलब कहते हैं कि थोड़ा ट्रॉमा में भी था। आपने जो अभी चाचा का नाम लिया है, कामरान, ऑफ द ऑल 3 ब्रदर्स, तो इन्होंने भी उन्हें किडनैप किया था, फिर सिविल वॉर्स भी चल रहे थे। हाँ, तो कैसा रहा इनका बचपन? हाँ, तो बहुत बहुत अच्छा सवाल। मतलब आपने भी स्टडी करी है ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? तो सी हुआ उसमें ऐसा है कि अकबर अब इस समय पे जब अकबर और हुमायूं और उसकी माता जी, अब जो व्यक्ति मैंने सबसे पहले नाम लिया था शमशुद्दीन अटका जी, तो शमशुद्दीन अटका एंड हिज वाइफ वर द चीफ केयर टेकर्स ऑफ अकबर।
अकबर, अब राणा प्रसाद जी जो है अमरकोट वाले, इनके साथ में इसकी थोड़ी बहुत बहस हुई। वो बहस के चलते ये वहां से निकला और इसे पता चला कि भाई इस पे अटैक होने वाला है। जब इसे ये पता चला इसे अटैक होने, इस पे ऊपर अटैक होने वाला है, तो इसने सोचा कि यार मैं अब जाऊं कहां पे। एंड एक जगह पे ऐसे समझो कि ये सिंध से निकल के रेगिस्तान से जा रहा था उल्टी दिशा में ईरान की ओर, ईरान की ओर जा रहा है ये। जाते हुए इसे जब पता चला कि इसके ऊपर अटैक होने वाला है, तो एक झोपड़ी के अंदर में जहां पे ये रुका हुआ था, 1.5 साल का अकबर और अकबर की 2 सौतीली बहनें, शमशुद्दीन अडगा उसकी वाइफ यानी कि अकबर की दाई माँ, जिनको दाई जो दूध भी पिलाती तो दाई माँ, इनको छोड़ के, क्योंकि इसके पास घोड़े ही नहीं थे, इन्हें छोड़ के अपनी वाइफ को अपने घोड़े पे बैठा के इनके भरोसे छोड़ के उसको भागना पड़ा। सो ये अटैक किया था कामरान ने, क्योंकि इसे कहीं से तो पता चला था कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मुझे ये पकड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि तीनों ने दिल्ली के साथ में संधान बांधा था। संधान को बांध के उन्हें ये बताया गया था कि आप अगर इसे पकड़ के लेके आते हो हुमायूं को जिंदा, तो आपको बहुत सारे कनेक्शंस दिए जाएंगे एंड कई जगह की जागीर आपको मिलेगी। सो ये बात जब हुमायूं को पता चली, तो हुमायूं अपने मतलब अकबर की 2 सौतीली बहनें, शमशुद्दीन अडगा की वाइफ, इन्हें छोड़ के वहीं पे चले गया। सो अब 1.5 साल की उम्र में अकबर हाथ में लगा कामरान के, कामरान को लेके गया। अब यहाँ पे एक बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर आता है जो जोधा अकबर मूवी में भी दिखाया है। जोधा अकबर मूवी में बैरम खान करके कैरेक्टर दिखाया है, खान बाबा, राइट। तो जो बैरम खान था वो शिया था, मुगल्स वर सुन्नीस। So just because he was Shia, and there is always a conflict between Shia Sultanate and Sunni Sultanates. So Mughal Sultanates were Sunni, and Humayun himself being Sunni. तो अब बैरम खान जो था, बैरम खान ने बात करवाई ईरान के डायनेस्टी के साथ ले जाके, वहां का जो शाह था उससे बात करवाई कि भाई अगर हुमायूं को आप सपोर्ट करते हो तो आने वाले समय पे हुमायूं आपको काबुल कंधार जीत के देगा, उसमें से कंधार हम आपको दे देंगे। सो ईरान के राजा ने इस बेसिस पे हुमायूं को वहां पे पनाह दी। हुमायूं ने पूरी की पूरी अपनी स्ट्रेटेजी वहां पे बनाई एंड अलोंग विद द आर्मी उसने कंधार पे आक्रमण किया। काबुल इस समय पे कामरान के पास में है, कंधार अस्करी के पास में है। सो इसने जिस समय कंधार पे अटैक किया, कंधार पे बहुत महीनों तक वो आक्रमण चले, छोटे छोटे। इसने बैरम खान को बात करने के लिए भेजा काबुल में कि भाई तू जाके बात कर, कोशिश कर कि अकबर मुझे वापस मिले, राइट। अकबर इसे वापस मिलना चाहिए, ये बात करने के लिए जब बैरम खान गया तो 2-3 महीने के बाद में वो हाथ हिलाते हुए वापस आया, क्योंकि उसको कुछ भी उसके हाथ में नहीं लगा। यहाँ पे कंधार में उसने जीता, कंधार हुमायूं के हाथ में आ गया। जैसे ही कंधार हुमायूं के हाथ में आया, अब पलड़ा भारी हो चुका था हुमायूं का, लेकिन सबसे पहला धोखा देना शुरू किया हुमायूं ने। कंधार का किला जब हुमायूं ने जीता, तो वहां का किलेदार उसने बैरम खान को बनाया, और जो वादा उसने ईरान के शाह को करके रखा था कि मैं तुम्हें कंधार दूंगा, उसने वो तोड़ दिया। यहां तक कि ईरान से जितने भी ट्रेडर्स दिल्ली की ओर जा रहे थे, दे वर गोइंग वाया कंधार, तो इसने उन्हें लूटा कैसे? उनसे ये कहा कि जब मैं दिल्ली जीतूंगा मैं तुम्हें डबल अमाउंट दूंगा। अच्छा, अभी फिलहाल तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। चीजें ले ली, लेकिन दिल्ली में जाने के, जब ये व्यक्ति जीतने के बाद कंधार ही नहीं दे रहा तो दिल्ली जाने के बाद क्या देगा, राइट। तो अब ऐसे समय पे इसे ये पता था कामरान को कि भाई मेरे ऊपर भी अब अटैक हो सकता है। सो कामरान की हरकत ऐसी है कि कामरान वॉज एक्सट्रीमली क्रूएल इन नेचर, इतना क्रूएल कि बहुत फेमस किस्से थे कामरान के। इन्होंने अकबर को लटका भी दिया था दीवार पे। एग्जैक्टली, मतलब इतने फेमस उसके किस्से कि जिस समय उसे बचाने जाता था तो 2 साल का अकबर को वो दीवार के ऊपर टांगता था ताकि सामने से तोप की गोली ना आ सके। उसकी कहानियां इतनी फेमस है कि कामरान ने, मतलब इसने एक तो जब ये आ रहा था तो इसने सबसे पहले क्या किया, कामरान ने अकबर को एक तो अपनी बुआ के पास में भेजा, इनकी जो कॉमन बुआ थी, मतलब बाबर की जो बहन थी, उनके पास में भेजा। सेकेंडली व्हाट ही डिड, फिर उसे जब पता चला कि यार अटैक बहुत डिसिसिव हो सकता है, तो उसने वहां से बुला के अपने वाइफ के जनान खाने में रखवा के दूसरी जगह भेज दिया। अब ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन इसके किस्से ऐसे फेमस थे कि जो इसके हाथ में जब शत्रु आता था, तो शत्रु के
सेक्सुअल ऑर्गन्स को टॉर्चर करवा के तोड़ देना, उनके वाइफ को बाय ब्रेस्ट हुक करके दरवाजों पे टांगना, या फिर उनके वाइफ या औरतों के पूरे शरीर में भाले घुसा के उनको न्यूड पूरा परेड करवाना। ही वाज फेमस फॉर दैट। सो जिस समय हुमायूं के हाथ में कामरान आया तो हुमायूं ने उसकी आंखें फोड़ी थी। बोले तेरी आंखें तो मैं फोड़ूंगा, क्योंकि बिकॉज द वे यू हैव बिहेव्ड, जब हम युद्ध कर रहे थे उस समय पे तेरे हाथ में जब मेरे लोग लगते थे, द वे यू हैव बिहेव्ड, जबकि ये मुगलों का बहुत काम ही रहा है, फेमस है इसके लिए वो जब ये सब जो कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट हुमायूं डिड विद कामरान। लेकिन इन सब के बीच में ये जरूर है कि अकबर बहुत पीस रहा था, क्योंकि आप सोचो 3 साल का बच्चा, फॉरगेट कि वो उसने बाद में जाके क्या किया, पहले क्या किया, सब कुछ देखा उसने। 2 या 3 या 4 साल का बच्चा, आप जब वो है उसे आप उसके ऊपर आप आक्रमण करने जा रहे हो तो उसको तोप के गोले के सामने रख रहे हो, आप तोप पे बांध रहे हो, आप दीवार पे बांध रहे हो, उसको यूज कर रहे हो एज अ शील्ड। सो दिस इज हाउ द ट्रॉमेटाइजिंग चाइल्डहुड ऑफ अकबर वाज। मुझे उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई मुझे उसके लिए बहुत सहानुभूति है अकबर के लिए, दिस इज नॉट द केस। द थिंग इज कि ये ऐसा हुआ है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज हाउ इट वाज। इट वाज। आशीष, लेकिन ये बताइए कि अकबर को मैंने ये भी सुना है कि एक अनपढ़ राजा कहा जाता है, और डिसलेक्सिया भी था, मतलब अल्फाबेट्स बराबर से नहीं पढ़ पाता था, लेकिन मेमोरी कमाल की थी। और उन्हें ये पता था कि हिंदुओं के साथ मिलकर, भले उन्होंने टैक्स वगैरह सब लगाया, लेकिन हिंदुओं के साथ मिलकर यहाँ राज किया जा सकता है। टेल मी अबाउट दिस। द क्वेश्चन इज कि कभी जो उनके आसपास के लोग थे उन्हें नहीं लगा कि यार पढ़ा लिखा होना चाहिए? जी, उसके पीछे कहानी ऐसी कि मुसलमानों में एक प्रथा होती है कि 4 साल 4 महीना और चौथे दिन, ये शायद मुझे लगता है हमारे हिंदुओं के कुछ इसमें भी ये रिवाज है, 4 साल चौथा महीना चौथे दिन पढ़ाई शुरू होती है, अक्षर देना। मुसलमानों में तो ये प्रथा है, क्योंकि जब मैंने ये बात किसी लेक्चर में कही थी तो किसी ने कमेंट किया था कि सर ये हमारे इसमें भी होता है, यानी वो हिंदू। तो 4 साल चौथा महीना चौथे दिन पढ़ाई शुरू होती है मुसलमानों में। सबसे पहले उनका वो सुनता करते हैं, यानी खतना होता है, खतने के बाद में वो सब होता है। सो कामरान मेड श्योर कि उसकी खतना प्रॉपर हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रिचुअल होता है उन लोगों में, जैसे जनेऊ का हमारे इसमें रिचुअल होता है, उसमें उनमें रिचुअल होता है। सो कामरान मेड श्योर कि प्रॉपरली हो। आफ्टर दैट 4 साल चौथा महीना और चौथे दिन अकबर की जब पढ़ाई शुरू होने वाली थी, he was with कामरान only. So what? He could have started later. Exactly, हाँ। So कामरान ने ही उसके पढ़ाई के बारे में ध्यान दिया, ये भी कहा गया है। He used him, लेकिन है उसका वो भतीजा, तो हो सकता है कि वो अकबर को इसलिए चाहता तो अकबर को पहले ही मार देता, क्योंकि जितनी क्रूरता उसमें थी, लेकिन वो अकबर को एज ए टूल इस्तेमाल करने वाला था लेटर लाइफ के लिए। तो वो अकबर को पढ़ा भी रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा रहा था, अकबर को उसने पढ़ाने की कोशिश की। सबसे पहली बात ये हुई कि अकबर के लिए जिस मौलवी को बुलाया गया पढ़ाने के लिए, तो जिस दिन 4 साल 4 महीना चौथा दिन शुरू हुआ, उस दिन वो मौलवी आया ही नहीं। वो मौलवी गया था कबूतर उड़ाने के लिए। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये वो जो मौलवी था उसे कबूतर उड़ाने की बहुत आदत थी। उस समय पे कबूतर उड़ाने की कंपटीशन हुआ करती थी। अच्छा। सो वो गया था कबूतर उड़ाने की कंपटीशन में। अब हुआ ये कि इस बंदे ने कबूतर उड़ाने के लिए वो गया था, तो वो बंदा उस दिन आया ही नहीं जी। सो ही केम आफ्टरवर्ड। मतलब वो कबूतर की कंपटीशन ऐसी होती कि जहां जहां आपका कबूतर जाएगा वहां वहां आप जाओगे। हाँ। कबूतर कितना दूर जा सकता है, कितना क्रॉस कर सकता है, सब देखा जाता है। जब वो वापस आया, तो वापस आने के बाद उसने उसको पढ़ाना शुरू किया। बट हाँ। अकबर ऐसे माहौल और ऐसे सराउंडिंग में था कि अकबर ने शायद कभी पढ़ा ही नहीं। ओके। अब वो पढ़ा तो नहीं उसने, तो ये बंदा कबूतर उड़ाता था, तो उसने पढ़ाई छोड़ के इसको कबूतर उड़ाना जरूर सिखाया। अकबर के पोर्ट्रेट्स अगर आप देखोगे, या फिर लेटर मुगल्स के आप जब पोर्ट्रेट्स देखोगे, तो उनमें आपको हर मुगल के हाथ में कबूतर दिखेगा। कबूतर के पोर्ट्रेट्स है उनके। यहाँ तक कि मसक अली एक ट्राइब होती, स्पेसिफिक ये है, मतलब एक बहुत सुंदर ऐसे सफेद कलर का पीछे से ऐसा खुला हुआ जो ये होता है ना कबूतर का, एक ये है। अकबर ने ऑल ओवर वर्ल्ड से कबूतर इकट्ठे करके दिल्ली में लाए थे। कबूतरों को इतना शौक लगा था उसको, कबूतर उड़ाने का बहुत ज्यादा शौक। और उस खेल को, जो कबूतरों का खेल था, उस खेल को अकबर ने स्पेसिफिकली नाम दिया था इशकजादे। तो ही वॉज वेरी मच फैसिनेटेड फॉर कबूतर। या फिर बीच में उसे ये भी शौक लगा था कि जब वो गंगा गया, गंगा के किनारे पे गया, सो गंगा के किनारे पे उसे गंगा के डॉल्फिन्स दिखे थे।
गंगा में डॉल्फिन है, मतलब गंगा की खुद के डॉल्फिन है। सो ही वाज फैसिनेटेड अबाउट डॉल्फिन्स एज वेल। तो मुगलों का डॉल्फिन का भी एक अलग इतिहास है कि वो डॉल्फिन्स भी कलेक्ट करते थे कि जहां जहां जाए वहां से डॉल्फिन लेके आए। सो ही वाज फैसिनेटेड अबाउट डॉल्फिन एज वेल। सो लेकिन ये ऐसा हुआ कि इस मौलवी ने तो उसे कुछ भी नहीं सिखाया। फिर अकबर जब 9 साल का हुआ तब तक वो वापस आ चुका था अपने पिताजी के पास में। अब इसके पिताजी ने फिर से कोशिश करी कि यार इसे पढ़ाया जाए। दूसरा वाला आया, इसको पढ़ा तो नहीं पाया। अब दूसरा वाला जो आया वो सूफी था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे जो पढ़ाया, 9 या 10 साल के अकबर ने उसकी वो बात इतनी पक्की बांधी अपने संधान में, अपने दिमाग के संधान में इतनी खतरनाक गांठ बांधी कि उसको उसने बाद में एज अ पॉलिसी इस्तेमाल किया है। जैसे उसने उसे सिखाया सुलेकुल। सूफीज्म का बहुत सुलेकुल एक प्रैक्टिस है जिसमें आप सबके साथ सुलह करके ऑल रिलीजन का चीजें थोड़ा थोड़ा अपने इसमें कैसे इम्बाइब की जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, सूफीज का खुद का अपना पास्ट बहुत ब्लडी रहा है, बहुत खून हमें नहीं दिखाया जाता वो साइड। देयर आर मेनी सूफी सेंट्स हु कन्वर्टेड पीपल, जहां पर रैकेट्स चले हैं कन्वर्जन के बहुत हिस्ट्री में। तो सूफीज्म को ऑलवेज पीसफुल करके ट्रीट किया जाता है। मैंने कहा ना कि लेफ्टिस्ट ने भी बहुत ये करने की कोशिश करी है। जी। अब लेकिन सूफीज्म का क्या था? सूफीज्म व्हेन इट केम टू इंडिया, सूफीज्म एक तो इस्लाम में गाने अलाउड नहीं होते, राइट? लेकिन जब इंडिया में ये आया तो इसे ये समझा कि यार हमें अगर इसे प्रपोर्ट करके आगे फैलाना है तो व्हाट इज सूफीज्म इज फेमस फॉर? सूफीज्म इज फेमस फॉर भक्ति काइंड ऑफ मूवमेंट। इट वाज अ पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। लेफ्टिस्ट ने उसे भक्ति मूवमेंट में डाला। क्यों डाला? व्हाट दे डिड, व्हाट सूफीज डिड, हमारे यहाँ पे जो भक्ति मूवमेंट है अलॉन्ग विद दैट सूफीज्म में उनके कुछ पद्धति अलग होती है। सो हमारे यहाँ का योगा का कुछ सेक्शन, हमारे यहाँ के भक्ति मूवमेंट का कुछ सेक्शन, दे इम्बाइब्ड इट विद इस्लाम एंड दे मेड इट अ इंडियन वर्जन ऑफ सूफीज्म। तो सूफी लोगों को बहुत कट्टरपंथी मुसलमान भी नहीं समझते, बट दैट वाज सूफीज्म फॉर देम, राइट? क्योंकि इसीलिए सूफीज्म में गाने भी होते हैं। सूफीज्म पंथ है, उसके अंडर में नहीं सूफीज्म का ऐसा कोई ये नहीं है, कोई स्पेसिफिक गाने का ये सारे दीज आर ऑल इंडियन क्लासिक म्यूजिक ओनली। दे स्टार्टेड इम्बाइबिंग इट इन सूफीज्म, राइट? देयर इज नो म्यूजिक लाइक सूफी म्यूजिक, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने सब कुछ इम्बाइब किया जी। और लेटर ऑन अकबर के समय पे ये बहुत फेमस होने की वजह से उन गानों को वो नाम पड़ा। सो सूफी म्यूजिक हमने उसे कहने लगा। दैट वाज एवरी म्यूजिक इन पाकिस्तान, और ये सब हमारे यहाँ से गया हुआ है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसे जो सुलेकुल सिखाया कि भाई सबके साथ पीस करके कैसे रहना। सो व्हेन अकबर ने एट द एज ऑफ 31, 32, 33 जब उसने सभी हिंदू राजाओं के साथ में सुलह कर ली, मतलब उसने एक तो जजिया रिमूव कर दिया, टैक्सेस बंद कर दिए, तो उसने जो सबके साथ में सुलह की, उस सुलह में उसको ये पता था कि उसे अगर रूल करना है तो उसे सबका साथ सबका विकास लगेगा उस समय में। तो अकबर ने भाई उस समय पे सबके साथ में सुलह की। ये 10 साल की उम्र में पढ़ा हुआ उसने उस वहां पे यूज किया है, और उसने लिटरली उसका नाम, उसके पॉलिसी का नाम सुलेकुल ही रखा है। But then still he did not study later. स्टडी, मुझे एक बात बताओ, फिर मतलब क्या है उसका? आपके वैसे भी आज भी आपके जितने नेता लोग हैं वो 10वीं पास भी होंगे या नहीं भी होंगे तब भी वो बन सकते हैं ना। ठीक है, अभी जो आपने कहा सुलेकुल में आपने बताया कि what he learned was universal peace, but हमने तो लड़ाइयाँ भी देखी है ना, बिल्कुल है। अकबर भी देखी है। मैं लड़ना क्यों? मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं अकबर की बर्बरता को डिनाई नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि ये जो पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट में मैं अकबर को ग्रेट या अकबर का बहुत अच्छा साइड दिखाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, नहीं। मैं आपको अकबर का माइंडसेट बताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। क्या सुलेकुल अकबर को खुद की बचाने की पॉलिसी थी? हाँ। क्यों थी? पहली चीज, जिस तरह से शेरशाह सूरी ने अकबर के पिताजी को धोया था, हुमायूं को, अकबर के बाप को जिस तरह से मारा था, अकबर को यह बात पता थी कि भाई यदि शेरशाह सूरी अफगानियों का कोई अगर गेम कर सकता है, देवर ओनली एंड ओनली राजपूत्स, वो सिर्फ राजपूत कर सकते। इसीलिए उसे राजपूतों के साथ में शांति प्रस्ताव रखना उसकी जरूरत थी। दैट वाज हिज नीड। यू एक्सेप्ट इट और नॉट, इट वाज अकबर्स कनिंगनेस कि उसे पता था कि मुझे कब मारना है, कहाँ रुकना है और किसके बाद में पीस लाना है। So it was just his move, right? His move, correct. But he was successful ना। हाँ, but tell me, आप अभी कह रहे हैं कि मैं यहाँ अकबर के माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं,
तो टेल मी व्हाट वाज हिज माइंडसेट? आपने एक बता दिया, सुलेकुल समझ लिए, बाकी और अकबर की इसमें अगर आप वाज आल्सो नोन एज कामुक। देखो यार, देख कामुकता की अगर मैं बात करूं तो ये नहीं, सी कामुकता तो उसकी रहेगी ना। वो जिस ट्राइब से आ रहा है, वहां पे सभी वैसे है। मैं उसके कामुकता के बारे में ये नहीं कह रहा कि वो कामुक नहीं था। मैं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ये नहीं कह रहा, उसको दबा के मैं उसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे भी ऐसे किंग्स हुए जिनकी 16 16 17 17 18 18 20 20 बीवियां रही है। बट आप ये कहोगे कि फिर उन्होंने ये सारी चीजें इसलिए की क्योंकि उन्हें अपना पॉलिटिकल एंगल बड़ा करना था। तो हाँ, उन्हें अपना पॉलिटिकल एंगल बड़ा करना था। अकबर ने इतनी कामुकता दिखाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहां तक कि बिरबल को वो इस्तेमाल करता था लिटरली कई बार बात करने के लिए दूसरे हिंदू राजाओं से कि उनकी बेटियां उसे मिल जाए। तो मैं इसे कहीं पे छुपा नहीं रहा हूं कि अकबर कामुक नहीं था। 200% वो कामुक था। मैं ये कह रहा हूं कि अकबर के कुछ ऐसे माइंडसेट्स जिसकी वजह से वो इतने सालों तक रूल कर पाया, उन्हें समझो। व्हाट एल्स? अगर आप उसके और व्हाट एल्स में अगर आप पूछोगे, सेकेंडली इस व्यक्ति ने क्या किया, ही न्यू कि अगर मैं इतने समय तक कट्टर रहा, जिस तरह से उसने मेवाड़ या मेवाड़ के साथ में उसने जो कुछ भी चित्तौड़ एंड मेवाड़ का जो कुछ भी उसकी वजह से जोर हुआ, महाराणा प्रताप एंड उदय सिंह जी को जो पन्हा लेके वहां से जाना पड़ा, दूसरी जगह पे जाना पड़ा, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा। महाराणा प्रताप इज द ग्रेटेस्ट, आई एम नॉट सेइंग, कंपैरिजन ही नहीं है अकबर का और उन दोनों का। पॉइंट इज, औरंगजेब और अकबर में हमेशा एक फर्क रहेगा। औरंगजेब स्वराज्य के पीछे इतना पागल हुआ कि उसके वजह से जब वो मरा पूरे मुगल डिक्लाइन पे आ गए थे। अकबर के समय पे मुगल एम्पायर एक्सपांड हो रहा था और औरंगजेब के टाइम पे पूरा जाते बराबर डिक्लाइन हुआ उसके। जैसे ही वो मरा वो डिक्लाइन हुआ। व्हाई? क्योंकि ही वाज फैनेटिक टुवर्ड्स हिज रिलीजन। जो फैनेटिज्म अकबर में आपको नहीं दिखता है। टिल द एज ऑफ 30 अकबर इज डिफरेंट। ये मैंने अपने लेक्चर में भी बोला है। टिल द एज ऑफ 30 अकबर इज डिफरेंट। फ्रॉम 30 to 40 अकबर इज टोटली डिफरेंट। From 40 and 50 onwards, Akbar is again different. Why I'm saying so? Now understand some factors. अकबर में क्रूरता है, पॉइंटेड है। 30 साल तक उसने जो कुछ भी हरकतें करी। The moment he sat on the throne, और उसे जब ये बात पता चली कि अब मुझे हर जगह पे शांति प्रस्तापित करना है क्योंकि मुझे रूल करना है बहुत शांति से। ऐसा भी तो होता है ना कि आपकी आइडियोलॉजी और आपकी पॉलिसी आपके पार्टी को सूट नहीं करती, लेकिन आपको अगर सत्ता पक्ष में लाके पार्टी बनानी, तो जिनकी पॉलिसी आपसे मिलती नहीं है उनके साथ में आप गठबंधन करते हो, बेंड हो जाते हो, राइट। इसीलिए मैंने ये भी कहा है कि किसी व्यक्ति को यदि इंडियन पॉलिटिक्स में उतरना है तो उसे अकबर भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने अफगानियों से खतरा है इसीलिए राजपूतों को पास में किया। उस व्यक्ति को यह भी पता था कि यदि मुझे वाइड स्प्रेड रहना है, हर किसी के साथ में रहना है, जैसे दिल्ली सल्तनत है या फिर मुगलों का जो तख्त है, आपके पास में वेस्टर्न एरिया पूरा का पूरा हाथ में कवर्ड अप है, लेकिन आपको अगर ईस्टर्न सेक्शंस भी कवर करने का है, ईस्टर्न सेक्शन कवर करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा शांति के साथ में सबके साथ में पीसफुल व्यवहार करना पड़ेगा। सो व्हाट अकबर डिड इन दिस केस, अकबर ने सबसे पहले तो जजिया बैन करवाया। वो जजिया ले सकता था, नो डाउट, उसकी आर्मी बाद में बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, वो जजिया ले सकता था। वो जितने मंदिर औरंगजेब ने तोड़े उतने मंदिर वो तोड़ सकता था, उसको कोशिश करता तो तोड़ भी देता, उसने नहीं तोड़े। थर्ड इज कि उसे ये भी पता था कि उसे अगर सेंट्रली अपने आप को फेमस करवाना है ऑल ओवर इंडिया में, तो जो गठबंधन वो सबके साथ में कर पाएगा उसका इस्तेमाल अकबर ने हमेशा से किया है। Whatever you say, Ashish, you might be right. आप हिस्ट्री में ज्यादा जानते हो, but then still, for a person like me, I will never like him. Even when it is shown in the movies. I'm telling you. You are right here. I'm not saying कि you should like him or you should not like him. No, the way ठीक है, हम माइंडसेट की भी बात कर रहे हैं ना, कि हमेशा सामने तो यही आता है कि क्या क्रूरता थी। Tell me one thing. चित्तौड़ के इतने, why did the राजपूत women इतना जौहर कर लेते थे यार? Because they wanted to. मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा कि उसने वो क्रूरता नहीं करी। मैं ये अच्छा चलो मैं उसको एक और एग्जांपल देता हूँ।
इफ सपोज आपकी अपोजिट टीम जीत रही है, तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं बनता ये देखना कि साला हम हार क्यों रहे हैं? वो आपकी बात सही है हाँ। कि जैसे एक अकबर ने रूल किया या एक औरंगजेब ने रूल किया, तो हमारे यहाँ से कोई ऐसा एक उभर के इतना आया नहीं, बट ओनली फ्यू नेम्स वी नो, जैसे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, या महाराणा प्रताप हो गए, नॉट मोर देन दैट। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल ठीक है। तो वो तो आपको एजुकेशन में पढ़ाया नहीं गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अहोम्स के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ाया नहीं गया। दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। मैं यहाँ पे विलन का पीओवी बताने के लिए बैठा हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू, आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो, सी डजंट इवन मैटर कि आप किसको लाइक करते हो किसको लाइक नहीं करते हो, दोनों मर चुके हो। अकबर औरंगजेब दोनों जा चुके हैं। जितने विलन हुए या जितने अच्छे लोग भी हुए, आपके हीरोज आपके विलन्स, उनके हीरोज उनके विलन्स जा चुके हैं। अस्तित्व में फिजिकली वो दोनों नहीं है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजीज, उनकी चाल, उनके वॉरफेयर की टेक्निक्स वो आज भी अवेलेबल है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें पढ़े। What was his warfare technique? अकबर सिमिलर टेक्निक ही यूज, जैसे मुगलों का जो स्पेशल सेम जैसे सुल्तान ढवा होता है या जो कुछ भी होता है, बट लेटर ऑन आफ्टर द एज ऑफ 30, राइट, उसके जितने भी वॉर्स हुए हैं वो वॉर्स उतने डिसिसिव नहीं रहे हैं जितना उसने मेवाड़ में आतंक मचाया है ना। मोर ऑन मोर उसने तोडरमल और बीरबल को बहुत बार भेजा है संधान बांधने के लिए कि यू जस्ट गो, बात करो, और बात करने के बाद इसे कोशिश करो कि ये हो जाए। क्योंकि यदि उसके इतने डिसिसिव वॉर्स है, तो मैं चाहता हूं कि कोई राइट विंग वाला मेवाड़ से आगे जाके भी अकबर की बातें बताए कि उसने कितने कत्लेआम उसके बाद में मचाया हुआ है। मैं नहीं कह रहा कि वो सुधर गया होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि बताओ कि उसने उसके बाद में कत्लेआम किया है या नहीं किया है। We are talking about the later life also. We are talking about the full life of अकबर. Okay. मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों उसमें इतना फैसिनेशन जागा होगा फॉर द नॉलेज। चलो छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि आपको पसंद है नहीं पसंद है तो छोड़ दो। फॉर द नॉलेज पर्पस एक राजा ने क्या क्या किया या फिर एक व्यक्ति ने क्या क्या किया, ये तो आपकी पढ़ने की ठीक है। सो अभी जैसे आई हैव रेड दिस आल्सो कि ये शायद लोगों को पता नहीं होगा, एंड यू ओनली टोल्ड मी दिस पॉइंट ओवर द कॉल दैट अकबर सूर्य नमस्कार भी करता था। सूर्य नमस्कार नहीं करता था, सूर्य को जल चढ़ाना जिसे कहते हैं, और सूर्य के कुछ हजार नाम होते हैं, वो भी वो सूर्य सहस्त्रनाम वो भी लिया करता था। So now this is very interesting, like being from a different community altogether, आप ये सब कर रहे हो। तो अभी एक बात समझो, यहाँ पे ना इसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है लेफ्ट विंग में। ओके। अब यहाँ पे आपको अकबर का माइंडसेट अभी धीरे धीरे खुलना और धीरे धीरे समझना शुरू होगा कि व्हाट इज अकबर, हाउ वाज अकबर एंड हाउ ही वाज। आप बोलना शुरू करो ना, उससे पहले मुझे ये भी बता देना कि ये क्या एक पॉलिटिकल मैं आपको या फिर क्लियर, आपको क्लियर हो जाएंगी ना। मैं जब बताऊंगा, मैं जब बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएंगी वो सारी चीजें। आई एम जस्ट कंप्लीटिंग इट कि आप जब ये पूरा बताओगे मुझे कि नंबर 1 क्यों करता था, नंबर 2 मुझे ये भी बताना कि क्या ये एक पॉलिटिकल मास्टर था या फिर लोगों का दिल जीतने का तरीका हिंदुओं का, या फिर वो उनका सच में मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ अकबर के बारे में। जैसे आपने कहा कि अकबर को डिसलेक्सिया था, अकबर को सिर्फ डिसलेक्सिया नहीं था, अकबर को मेंटली बहुत इश्यूज थे उसे। आप जब पढ़ोगे, आप जब अबू फाजल या बदायूनी जो अकबर के जो दोनों राइटर रहे हैं, उन्हें आप जब पढ़ोगे तो आपको समझेगा बहुत लोग उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अकबर की 3 कहानियां बड़ी मशहूर है। पहली कहानी ये है रिगार्डिंग सूर्य पूजा एंड अग्नि पूजा के बारे में बता रहा हूं मैं। तो कहानी बताने से पहले बता दूं कंटेक्स्ट क्या है इसका। लेफ्टिस्ट राइटर्स ने ये बात बहुत मशहूर करवाई कि अकबर इतना प्यारा आदमी था कि वो सभी धर्मों का मान करता था, इसलिए वो अग्नि पूजा भी करता था। अब इसका एक कनेक्शन उन लोगों ने इससे भी लगाया कि भाई ये कहां से पढ़ के आया, ये पढ़ के आया ईरान से, बिकॉज वो बहुत टाइम तक उसी एरिया में हुमायूं के साथ में भी रहा है। सो उस एरिया में अग्नि पूजा होती थी, तो अकबर वहां से अग्नि पूजा अपने साथ में लेके आया और समय के साथ में उसमें अग्नि पूजा की नहीं। अब इसकी कहानियां सुनो। लेफ्टिस्टों ने ये बात बहुत अच्छे से फैलाई कि भाई अकबर जो है ईरान से ये सारी चीजें लेके आया था। इन्होंने 3 स्टोरीज को निग्लेक्ट किया है। मतलब कैसा है कि कुछ छोटी छोटी आपको कड़ियां मिलेंगी जिससे आप डायग्नोस कर सकते हो कि अकबर की कंडीशन क्या रही होगी। जैसे अकबर एक कहानी सुनाता है अबू फाजल को, अबू फाजल जिसने अकबरनामा लिखा, अबू फाजल को एक कहानी सुनाता है कि भाई जब मैं 3.5 4 साल का रहा, तो एक बार मैं अपनी दाई माँ
और मेरी दोनों सौतेली बहनें, और हम सब लोग एक टांगे में से जा रहे थे। रात का बहुत समय था, मुझे बहुत डर लग रहा था, सो मैं बहुत जम के रो रहा था। तो रोते वक्त वहां पे किसी ने दिया लाया, तो मैंने जब वो उस उजाले को देखा, सो आई बिकम काम। एक दूसरी चीज, अकबर का एक पागलपन कह लो, या अकबर का बहुत विचित्र एक स्वभाव था कि उसने नियम बना के रखे थे कि अमावस्या के दिन दिए ज्यादा क्यों लगाने हैं, पूर्णिमा के दिन कितने दिए लगाने हैं, और कृष्ण पक्ष, और हम क्या कहते हैं कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष है ना, मतलब राइजिंग मून एंड डिक्लाइनिंग मून, 15 दिन पहले 15 दिन आखिरी के डिक्लाइनिंग एंड राइजिंग दोनों में दिए किस तरह से लगाए जाएंगे। उसे लाइट का बहुत फैसिनेशन था, इंटरेस्टिंग है ना। जैसे मेरा एक दोस्त थे, उसके अगर हम घर में जाओ उसको बहुत लाइट लग रहे थे, तो उसे लाइट का फैसिनेशन, सेम सिमिलर वे में अकबर को लाइट का बहुत फैसिनेशन था। दूसरी चीज, अब अकबर में ये चीज देखी गई है कि अकबर रात को बहुत बार सोता ही नहीं था। वो रात भर पत्ते खेलते रहता था, चौरंग खेलते रहता था, गेम्स खेलते रहता था, डिस्कशंस चलते थे, बातें करता था। अकबर का सोने का समय बहुत सुबह का रहता था, मतलब अकबर सोया भी तो 5 बजे सोएगा, 6 बजे सोएगा, दोपहर तक सोएगा। स्लीप डिप्रिवेशन, नॉट जस्ट स्लीप डिप्रिवेशन, मैं आ रहा हूँ उसमें, बता रहा हूँ मैं। तो अकबर सोता ही नहीं था। अब वो सारी चीजें तो सुबह भी करवा सकता है, डिस्कशन एंड ऑल, लेकिन वो रात को करवाता मोस्ट ऑफ द टाइम। अकबर की सारी मीटिंग्स भी आधी रात को हो रही है। ऐसा नहीं कि बहुत काम कर रहा है अकबर, नहीं, कबूतर उड़ा रहा है भाई, वो टाइम पास कर रहा है, तो ये तो वो कर ही सकता है। तीसरी एक चीज आती है, एक बार रात के समय पे अकबर अपने महल की तरफ जा रहा था। महल की तरफ जाते हुए वहां पे जो व्यक्ति था जिसको दिए लगाने का काम दिया था, उस व्यक्ति ने दिया लगाते वक्त गलतियां कर दी और कुछ दिए कम लगे, मतलब एक एरिया पूरा अंधेरे में था। पूरे अकबर की जिंदगी में चित्तौड़ के बाद वाली जिंदगी चल रही है, मतलब जिसका वो सब चल रहा है, इतनी डेंजरस सजा जस्ट बिकॉज लाइट नहीं लगा है, उसने उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जगह पे विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स उसको एग्जीक्यूट करना पड़ा। एक और कहानी है, वो होता ऐसा था कि जो महावत होता है, मतलब जो हाथी को कंट्रोल करने वाला था, अकबर का सबसे फेवरेट प्राणी हाथी है। तो जब महाराणा प्रताप का हाथी भी वो पकड़ के लेके गए थे तो अकबर बड़ा खुश हुआ था। तो हाथी में एक प्रथा होती है कि जब हाथी सुनता नहीं है तो महावत क्या करता है, अंकुश उसे लगाता है, अंकुश यानी कि जो उसका जिससे वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और अगर वो नहीं सुन रहा है तो एक बहुत हेवी कपड़ा जिसपे घंटियां लगी हो उसकी आंखों पे डाला जाता है, तो अंधेरा होता है और वो घंटियों के साउंड से हाथी कंट्रोल में आता है और फिर वो कपड़ा निकाला जाता है। उस प्रोसेस को अंधियारी कहते हैं। अकबर ने इस प्रोसेस का नाम चेंज करके उजियारी करवाया। ठीक है, पांचवी कहानी में आपको सुनाता हूं। एक अकबर का जो रिलीजन उसने बाद में बनाया, दीन इलाही। दीन इलाही में ये प्रोसेस थी कि जब व्यक्ति मरेगा, दीन इलाही में ये नियम था कि आप एक तो अग्नि भी ले सकते हो या फिर आप कब्र में भी जा सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कब्र में डाला जा रहा है तो कब्र में सुलाते वक्त उसके बाजू में दिया रखा जाता था। यहां से अकबर की लाइट और सूरज की जो फैसिनेशन है, इससे आपको यह समझ में आता है कि ही वॉज डार्क फोबिक, और उसे लीगोफोबिया कुछ LYGO, उसको लीगोफोबिया था। That was his psychological need. And with the course of time, when people started recognizing, oh, see, he is like कि ये तो भाई सूरज के सामने रहता है, या अग्नि की पूजा करता है, या फिर अग्नि के पास में इतने दिनों तक रहता है। So people started recognizing कि अकबर कितना अच्छा है, वो तो अग्नि की पूजा कर रहा है। He started listening to all such things कि बाबा ओके, लोगों को ये लग रहा है क्या, कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्या। उसने उस पे एडवांटेज लेके उस चीज को ऐसे दिखाया कि हाँ, मैं अग्नि की पूजा करता हूँ, मैं सूरज के पास में इसलिए जा रहा हूँ। He went with the flow. लोगों को अगर लग रहा है तो लगने दो। पॉलिटिशियन से करते हैं, लोगों को लग रहा है लगने दो, वर्किंग बेनिफिट फॉर मी। तो अकबर ने सिमिलरली जिस दिन सूरज मकर राशि में जाता है, उसने न्यू ईयर सेलिब्रेट करना शुरू किया। उस दिन उसने पंडितों को बुलाया, पंडितों से बुलवा के उसने सूर्य सहस्त्र नाम लिखवाए। यहाँ तक कि दीन इलाही में जैसे मुसलमानों में दिन में आप 5 बार जब नमाज पढ़ते हो, सिमिलरली उसने 4 टाइम, सूरज उगते वक्त, सूरज ढलते वक्त, दोपहर के समय में और आधी रात को, 4 समय पे आपको सूरज का सहस्त्र नाम लेना है। वो खुद भी दिन में ये 4 बार प्रोसेस फॉलो करता था।
तो उसने सूरज को लेके फैसिनेशन, अग्नि को लेके फैसिनेशन, यहाँ तक की एक प्रोसेस होती थी कि जिस दिन ये सूरज जाता था जी तो उस दिन एक रूम वहां पे था अकबर के यहाँ पे, जहां पे कम से कम एक समझो आप टन में, मतलब 100 किलो में कपास डालते थे और उस कपास को जलाया जाता था और वो अग्नि साल भर प्रज्वलित रहती थी। ये भी अकबर ने स्टार्ट करवाया। अब ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा क्योंकि लेफ्टिस्ट कह रहा है, लेफ्टिस्ट को बजाने में मैं माहिर हूं, लेकिन कुछ चीजों को मैं अगर डिनाई नहीं कर सकता तो मैं क्यों डिनाई करूं। जी तो इससे आपको ये समझ में आता है कि इट वाज अकबर्स साइकोलॉजिकल नीड। ओके और लोगों ने जब उसे हवा दी तो अकबर ने कहा यस आई एम लाइक दैट। अलोंग विद दैट अकबर ने सूरज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, लाइट को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। अब मैं चित्तौड़ की और एक बात बताता हूं। अकबर ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने के बाद अकबर ने वहां पे एक भी मस्जिद नहीं बनवाई है। अकबर ने वहां पे एक भी मस्जिद नहीं बनवाई। कोई भी राजा जब सबसे पहले आक्रमण करता है वो शहरों का नाम चेंज करता है। अकबर ने किसी शहर का नाम चेंज नहीं किया कभी लाइफ में। यहाँ तक कि उसने फतेहपुर सिकरी विकरी थोड़े बहुत नाम अपने हिसाब से नए शहर मतलब डेवलप करवा के दिए है। कुछ शहरों के नाम चेंज भी किए होंगे, लेकिन जहां पे उसने आक्रमण किया है वहां पे उसने कोई निशानी नहीं छोड़ी है। लेकिन आज भी उसका एक नियम था कि जिस जगह पे वो रहता था वहां पे 30 फीट का खंबा लगाया जाता था। उस खंबे के ऊपर एक लैंटेन जैसा कुछ तो भी लगाया जाता, मतलब लैंप छोटा सा वो लगाया जाता था। चित्तौड़ की जगह पे आज भी अकबर का दिया वो आज भी प्रेजेंट है, क्योंकि जहां पे वो रहेगा उसके तंबू के बाहर वो रखा जाएगा। क्या मैं ये कह रहा हूं कि अकबर में बहुत अच्छाई थी? मैं नहीं, मैं कह रहा हूं अकबर की साइकोलॉजिकल नीड थी, लोगों ने उसको हवा दी, अकबर ने उसे उठा लिया। आशीष, ये एक ना उस समय गूंगा महल करके कहानी हाँ। जगह फेमस हुई एंड इट वाज अ डार्क एक्सपेरिमेंट। तो उस समय जो मौलवी है तो कहते थे कि अरबिक इज द खुदा की जबान, अरबिक को खुदा की जबान बोला जाता था। तो और बच्चा जब पैदा होगा तो वो यही भाषा बोलेगा। लेकिन अकबर ने उस समय एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को वहां पर गूंगा महल नाम का नाम दिया गया। सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? सो ये कहानी ऐसी चली कि एक सभा बैठी थी मुसलमानों की एंड अकबर वाज फैसिनेटेड कि वो अलग अलग धर्मों के लोगों से जाके बात करता था। कभी मुसलमानों की सभा में जाके बैठेगा, कभी क्रिश्चियनों की सभा में जाके बैठेगा, पुर्तगालियों के क्रिश्चियनों को बुला के लेके आएगा कि लेके आओ उनको पकड़ के लगाओ तीनों को, मेरे को बात करनी है। सो एक सभा थी, क्लोज डोर सभा थी, जिसमें ओनली मुसलमान आर अलाउड, द मौलवीज ओनली मुस्लिम्स, मौलवीज एंड मुस्लिम्स। सो अकबर वेंट, वहां पे मौलवी बात कर रहे थे, बोले जो कुदरती जुबान है वो सिर्फ अरबी है, सुनहरे अक्षर में यदि कोई जुबान लिखी गई है वो सिर्फ अरबी है, बाय गॉड। अकबर बोले ऐसा थोड़ी होता है, कैसे होगा ऐसा? यहाँ पे अकबर का साइंटिफिक टेम्परामेंट दिख रहा है, ठीक है। अकबर बोले ऐसे कैसे होगा? मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट पे और बताऊंगा आगे जाके थोड़ा सा उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट पे। ही चैलेंज्ड क्वेश्चन, ओके, है ना। ही सेड कि ऐसा कैसे होता है। सो बोले प्रूफ करो, बोले आप। सो नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज दरबार एंड ऑल दोज मौलवीज व्हाट दे डिड, वो एक बहरे आदमी को लेके आए। नाउ दे वर सीइंग कि ये बचपन से बहरा है, लेकिन वो बात कर पा रहा था अरबी में। जो व्यक्ति बचपन से बहरा होता है वो बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो सुने ही नहीं है तो बोलेगा कैसे वो। सो वो बात कर रहा था, बोले सी ये बचपन से बहरा है फिर भी ये बात कर रहा है। अकबर से यार ये नहीं हो सकता। सो जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट कि ऐसा नहीं होता है, अकबर ने आगरा के थोड़े आगे जाके, एवरी हिस्टोरियन हैज सेड कि हाँ ये सही है, मतलब उसने बांधा था, अभी उसके कोई अवशेष नहीं है लेकिन उसने बांधा था, उसने गूंगा महल बांधा। 4 सालों तक। दिस इज फ्रॉम 1578 अप टू 15 एक तकरीबन 1582। वहां पे 10 बच्चे खरीदे उसने लोगों के। वहां पे दाया जो होती है ना, जो केयर टेकर्स होती है, दाई माँ जैसे जो होती है, उनको रखा। बोले इनसे कोई बात नहीं करेगा। 4 सालों तक बच्चों से कोई बात नहीं करी गई, नॉट अ सिंगल वर्ड। और 4 साल के बाद वो बच्चे जब लाए गए, अब आप सोचो किसी राजा का दिमाग कितना पागल हो सकता है कि 4 सालों के लिए बच्चों को वहां पे रख रहा है और इतना पेशेंस के साथ में 4 सालों के बच्चे बाहर निकल के देखो बात नहीं कर रहे, जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट। और उन्होंने मौलवियों, कोई गूंगा बहरा नहीं,
मतलब सब सुन सकते थे, सुन सकते थे। सब रोने अच्छा। आप जब पैदा होते उसके बाद में समझ में आता है ना कि ये बोल सकता है नहीं बोल सकता है। सबको लेके वहां पे उसने ये दिखाया कि 4 सालों तक इनसे किसी ने बात नहीं करी है, तो ये अब कुछ बोलते ही नहीं है। अगर अरबी नेचुरल जुबान है तो इनको तो बोलना चाहिए ना। तो इनडायरेक्टली ये बंदा मौलवियों को चैलेंज भी करता था। नॉट जस्ट दैट, इसके इबादत खाने की बहुत फेमस एक ये है कि उसने इबादत खाना बांधा था, जस्ट बिकॉज ही गॉट फैसिनेटेड विद ऑल सच रिलीजियस टॉक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। इस बंदे ने क्या किया, इबादत खाना बांधा। इबादत खाने में ये दुनिया भर से लोग लेके आता था, मतलब क्रिश्चियंस, जैन, उसके बाद हिंदू, बुद्धिस्ट, सबको लेके आके डिस्कशन करने लगा था। डिस्कशन करो। अब वो कभी कभी झगड़े भी करते थे, तो ये 2 लोगों को खड़ा करता था, इसके हाथ में 2 तलवारें, उसके हाथ में 2 तलवारें। बोले अगर किसी ने झगड़ा किया तो मैं काट डालूंगा तुम दोनों को। तो यहाँ पे इज्जत से डिबेट करना, ये न्यूज चैनल नहीं है। So इबादत खाना वाज अ और डिबेट प्लेटफॉर्म और डिस्कशन प्लेटफॉर्म। ओके। अब इबादत खाने की एक बहुत फेमस किस्सा, बहुत फेमस है। अकबर का साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये दिमाग देखो, तो एक बार अकबर को बंगाल के एरिया में एक क्रिश्चियन मिला, तो वो क्रिश्चियन कहीं पे जा रहा था। अब इसको आदत है, उसको लेके आओ बोले जी। अकबर के सामने पेश किया गया। बोले उसने सवाल पूछे, बोले ऐसा ये मैंने सुना है, बोले क्रिश्चियनिटी में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। अकबर वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ईसा मसीह एज द मैसेंजर ऑफ गॉड। ही वॉज नॉट रेडी। व्हाट ही डिड, व्हाट ही आस्क्ड कि इफ ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, और उनको अगर कर्तव्य दिखाने, मतलब व्हेन ही रीबर्थ है ना, उन्होंने जब रीबर्थ करके दिखाया, वो उनको उसी समय करना था जिस समय उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था। 4-5 दिन क्यों लिए? He was asking with a scientific temperament. कोई भी रिलीजियस व्यक्ति चिढ़ जाएगा, उसके रिलीजन के ऊपर सवाल उठाया जाएगा। तो अकबर के साथ में खेल हुआ है, जाके मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो बोले यार ये सवाल मेरे को मत पूछो। वो क्रिश्चियन बोले मुझे मत पूछो। उस समय पे क्रिश्चियनिटी नई नई इंडिया में एंटर हुई थी, मतलब एक तकरीबन 50-60 साल हुए होंगे। उसके पहले इनका ट्रेड था यहाँ पे, बट क्रिश्चियनिटी एज अ मिशनरीज नई नई एंट्री हुई थी। और सबसे ज्यादा स्टेक, मतलब ताकत लगा के मिशनरी फैलाने का काम कर रहे थे पोर्तुगाली लोग। तो वो वहां से उन्होंने गोवा से फादर्स बुलवाए, एक रूम में बैठाया, बात करने लगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यू शुड रीड बाइबल, बाइबल में सब आंसर्स है, एंड दिस इज ट्रूथ, दिस इज नॉट ट्रूथ। ये उसने बोला यार ये सब बातें तो मुझे मौलवी भी बताते हैं। बोले आप दोनों डिस्कशन करो, मैं सुनूंगा। सो बोथ ऑफ देम एक जगह बैठे, दोनों ने डिस्कशन करना शुरू किया कि हाँ भाई, क्रिश्चियंस का ये मानना था कि बाइबल सबसे ऊपर है, इस्लाम या मुसलमानों का ये मानना होता है कि कुरान सबसे ऊपर है। व्हाट अकबर सेड, एक काम करो, आप जानते हो ना कि पवित्र किताब है और जिसके हाथ में रहेंगे उसका प्रोटेक्शन होगा। सो अकबर ने एक आग लगवाई, मतलब लिटरल आग लगवाई, और बोले दोनों लोग अपने अपने हाथों में अपने अपने ग्रंथ लेके आग में चलना शुरू करो, जो बचेगा उसको हम पवित्र मानेंगे। अच्छा। सो अकबर हैड दैट, वो तो तुम घुसो, अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हो ना, तुम घुसो। उसका ये मानना था कि वो नास्तिक नहीं था, लेकिन उसका ये मानना था कि ईश्वर का तत्व है, लेकिन ईश्वर के तत्व होने के बाद व्यक्ति को भी अपने हिसाब से आचरण करने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। तो अकबर वहां पे बहुत बार गीता भी कोट करता था कि नहीं, गीता में दिया है कर्मण्येव अधिकारस्ते, कि तुम्हें अधिकार है कर्म करने का। सो अकबर हैड फैसिनेशन फॉर रामायण एज वेल, महाभारत एज वेल एंड गीता एज वेल। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने वो पॉलिटिकल मूव के हिसाब से नहीं करा होगा, लेकिन डिस्पाइट डूइंग इट विद द पॉलिटिकल मूव, उसे वो खुद इतनी चीजें पसंद आने लगी कि वो चर्चाएं भी करने लगा कि नहीं, मैंने तो यहाँ पे ये सुना है, मैंने तो वहां पे वो सुना है। तो इसके चक्कर में उसने बहुत सारे मौलवियों को खफा कर दिया। जौनपुर की जो मौलवी थे, उन सभी ने अकबर के खिलाफ फतवा निकाला कि अकबर को हम काटेंगे और अकबर को मार दो, जो अकबर को मारेगा उसको पैसा दिया जाएगा। अच्छा। तो इसके चक्कर में जो छोटी छोटी वहां की अलग अलग, लेकिन तुम कितना पैसा दोगे, राजा तो वो है, राजा से ज्यादा पैसा थोड़ी होने वाला तुम्हारे पास पे। सो जितनी छोटी छोटी अदर मुस्लिम स्टेट्स जो थे, मतलब जैसे आप समझो अफगानिस्तान में रहे या ऊपरी साइड में रहे, या इनसाइड मुगल दरबार इटसेल्फ, इंक्लूडिंग बदायूनी जो अकबर के लिए लिखता था, वही बदायूनी जो महाराणा प्रताप के साथ में हल्दी घाटी के युद्ध में ये लिखता है कि मानसिंह महाराणा प्रताप को मारे, या महाराणा प्रताप मानसिंह को मारे, या मानसिंह की सेना महाराणा प्रताप को मारे, या महाराणा प्रताप की सेना मानसिंह को मारे, हमें क्या करना है, हम तो सब मुगलों की तरफ से लड़ने आए, इस्लाम बचेगा, दोनों काफिर एक दूसरे को मार देंगे। वही बदायूनी अकबर के बारे में आगे जाके ये लिखता है कि भाई राजा का दिमाग खराब हो चुका है,
उसे बिरबल ने पूर्णतः भड़का दिया है। ओके और भड़काने के बाद काफिरों वाली हरकतें वो कर रहे हैं। हे ईश्वर माफ करना मुझे कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूँ। सो अकबर का टेम्परामेंट उस तरह से चेंज हुआ था विद द कोर्स ऑफ टाइम। अब वो उसकी नीड थी या नहीं थी वो ऑडियंस पे मैं छोड़ूंगा। सो ये एक हमने गूंगा महल का एक्सपेरिमेंट सुना। अच्छा, ये हेमू और पानीपत का जो लक है, इसके बारे में क्या स्टोरी है? कि कहते हैं कि हेमू तो बनिया था और वो अपने काबिलियत और बलबूते पर राजा बना। क्या? और उसने 22 लड़ाइयां लगातार जीती। या तो इसके बारे में बताइए थोड़ा, हाउ इट इज कनेक्टेड टू अकबर। सो हेमू जो था, हेमू वाज वर्किंग अंडर सूरीज, शेरशाह सूरी। ही वाज फ्रॉम खत्री क्लैन। ओके खत्री डिस्पाइट कमिंग इन वैश्य कम्युनिटी, बट खत्रियों को लड़वैया ही माना गया है। खत्रीज आर फ्रॉम हरियाणा। क्षत्रिय नहीं, वो वैश्य है लेकिन उन्होंने तलवारें भी चलाई है। जैसे गुप्ताज है लेकिन गुप्ताज ने तलवारें भी चलाई है, राइट। सिमिलर वे में खत्रिय क्लैन हरियाणा और नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा प्रबल अपना दायित्व रखती है। उस समय भी था, अभी भी है। सो हुआ ये कि हेमू वाज वर्किंग अंडर शेरशाह सूरी। सो आफ्टर द डिफीट ऑफ शेरशाह सूरी, डिफीट यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह सूरी, सो एक तकरीबन 1554 के अराउंड शेरशाह सूरी की डेथ होती है। उसके बाद में गद्दी पे आता है उसका बेटा, राइट। उसके बेटे के भी कुछ ही दिनों में डेथ होती है। तो उसके बेटे के जगह पे उसका नाती, शेरशाह सूरी का जो नाती है, मतलब इसका जो बेटा है, उसे गद्दी पे बैठाया जाता है। तो सिकंदर शाह सुर, सिकंदर शाह सुर ये गद्दी पे आया। सिकंदर शाह सुर के बेटे को बैठाया क्योंकि ये मर गया, सिकंदर शाह सुर भी। इसका बेटा बैठने के बाद पूरा जो तामझाम था वो मोहम्मद शाह अली के हाथ में गया, इसके मामा के हाथ में। लेकिन इसके मामा ने क्या किया, अपने अपने भांजे को खुद मरवा के खुद गद्दी पे बैठा। ये जब गद्दी पे बैठा तो ये गद्दी पे बैठने के बाद हेमू वाज वर्किंग फॉर देम ओनली, राइट। अब ये जो पॉलिटिकल झालमेल चल रहा है, ये बात वहां तक भी पहुंची। कहां तक? हुमायूं तक। सो हुमायूं का ये कहना था कि अब समय आ चुका है कि मैं वापस आऊं। सो हुमायूं मार्च करते हुए यहाँ पे वापस आया एंड ही डिफीटेड ये अपना शाह आदिल, मोहम्मद शाह आदिल, नहीं मोहम्मद शाह आदिल, नॉट आदिल शाह, दैट नो मामा जो था उसका नाम मोहम्मद शाह आदिल था। पूरा नाम उसका मोहम्मद शाह आदिल था, मोहम्मद शाह नहीं, मोहम्मद शाह आदिल था। उसके मामा को डिफीट करके उसे खदेड़ा बिहार के साइड में। लेकिन वो बिहार ना जाते हुए वो पंजाब के रीजन में जाके छुप गया। अब यहाँ पे ये हुआ कि हुमायूं ने दिल्ली का तख्त वापस अपने हाथ में लिया और लाहौर और पंजाब भी वापस फिर से उसके हाथ में आया। तो लाहौर पंजाब जिस समय पे वापस उसके हाथ में आया तो वो एरिया जो था वहां का राजा बनाया गया। लाहौर और पंजाब का जो सेक्शन था वो अकबर के हाथ में दे दिया गया। अकबर उस समय तकरीबन एक समझो 10 साल का रहा होगा, 10 साल का, मतलब 1542 का जन्म, तो 12-13 साल का रहा होगा वो, 55 में। तो अब ये बात हेमू को जब पता चली, 1556 की बात है, तो हेमू तकरीबन 22 युद्ध कंटिन्यू जीत चुके थे। सो हेमू भी बिहार के एरिया में चले गए थे, वो दिल्ली के एरिया में, पंजाब के एरिया में गया जी। तो बिहार के एरिया से अपनी पूरी, बिकॉज सूरीज, शेरशाह सूरी का जो मेन जगह है जहां से उसका राइज है वो पूरा का पूरा बिहार का एरिया है। सो दे वेंट बैक टू बिहार। वहां से फिर से पूरी सेना इकट्ठा करके हेमू कंटिन्यू जीतते हुए पंजाब की ओर निकला। अब ये बात बैरम खान को पता चली कि यहां से हेमू आ रहे हैं, तो पानीपत में दोनों में लड़ाई हुई। अब हेमू के पास में उस समय पे तकरीबन 1500 हाथी, कई सारे घोड़े, तोपे ओपे लेके वो चल रहा था। यहां पे ये हुआ कि हेमू जिस समय पे जीतते हुए आगे आगे गया, कुछ जगहों पे जीता, उसने अपना राज्याभिषेक भी करवाया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ किंग, क्योंकि यहां से सब भाग चुके हैं, शेरशाह सूरी एंड ऑल। हेमू जब वहां पे पहुंच रहा था तो युद्ध के बीच में हेमू के आंख में बाण लगी, आंख में तीर लगा एंड हेमू मूर्छित हुए। उनको उठा के सामने लाया गया। अब हिस्टोरियन ये कहते हैं कि जो 14 साल का अकबर था, अकबर ने अपने हाथों से हेमू को काटा या फिर बैरम खान ने उसे काटा, इसके ऊपर मतभेद है। तो बैरम खान का ये कहना था अकबर से कि तुम इसे काटो और मैं तुम्हें गाजी का किताब दूंगा, कॉन्करर, गाजी यानी कि कॉन्करर। सो इसमें हिस्टोरियंस में दो मत है कि अकबर, कोई कहता है कि अकबर ने नहीं काटा, अबू फाजल भी लिखता है नहीं काटा,
यहाँ तक कि बदायूनी भी कहता है कि नहीं काटा। मैं ये समझता हूं कि अकबर ने शायद नहीं काटा होगा। उसका रीजन बता रहा हूं। जितना बड़ा हेटर बदायूनी हिंदुओं का था, ओके, तो बदायूनी ये बात लिख सकता था कि अकबर ने उस काफिर को मारा। बदायूनी ने वहां पे अकबर को क्रिटिसाइज करते हुए ये लिखा है कि वो मार सकता था, फिर भी उसने नहीं मारा काफिर को। तो ये तो उसने गलत किया अकबर ने, या हो भी सकता है उसने मारा। But Akbar was young at that time. 14 years old, Yes. 14 years old। उसका तो खुद का दिमाग नहीं रहा होगा ना, वो तो बहरम खान है, उसके बाजू बाजू का ही दिमाग है ना, जो भी कुछ भी है। सो उसने मारा या नहीं मारा वो बात की बात है, राइट। बट चांसेस है उसने मारा, चांसेस है उसने नहीं मारा, क्योंकि कंटेम्प्रेरी सोर्सेज दोनों देखो, बदायूनी और अबू फाजल का मैं डिफरेंस समझाता हूँ। अबू फाजल अकबरनामा लिखना चाहिए, ये अकबर की इच्छा थी। बदायूनी की इच्छा थी कि अकबर की बायोग्राफी वो लिखे। सो बदायूनी पीछे से सब चीजें लिख रहा था, अकबर को बताते ना बताते हुए। तो अकबर जो कुछ भी अकाउंट्स लिख रहा था, बदायूनी जितने भी अकाउंट लिख रहा था, वो सीक्रेटली लिख रहा था। अब जिस समय हेमू को मारा गया, ना तो वहां पे बदायूनी था, ना तो वहां पे अबू फाजल था जी। तो ये हो सकता है बिल्कुल 200% कि अकबर ने ही उसे मारा होगा, या फिर हो सकता है कि नहीं मारा होगा। ओके, तो बट ये क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लो उन्हें तीर नहीं लगा होता हेमू को, तो हाँ, तो वो हो सकता है वो देखिए, लेकिन पानीपत हमेशा से ऐसा रहा है कि तो क्या मुगल जो व्यक्ति ने सदर्न इंडिया से अटैक किया है पानीपत में हमेशा से, मतलब जो साउथ की दिशा से ऊपर गए हैं, वो व्यक्ति हमेशा पानीपत आ रहा है। वो पानीपत का शाप कह लो या कुछ भी कह लो। जैसे सबसे पहले पानीपत पे युद्ध में बाबर आया, ठीक है, इब्राहिम लोडी सदर्न इंडिया से गए, सदर्न इंडिया से जब इब्राहिम लोडी गया हारे। सेकंड पानीपत हेमू नीचे से जाते हैं ऊपर से। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा नीचे से ऊपर गए, ऊपर हारे। यहाँ पे हेमू जीत सकते थे, और अगर हेमू जीत जाते तो इंडिया का डिस्कोर्स कुछ और होता। एग्जैक्टली, तो मुगल हिस्ट्री होती ही नहीं, फिर मुगल हिस्ट्री होती ही नहीं। फिर हेमू बीच में दिल्ली भी जीतते ऊपर गए थे, हेमू ने बीच में अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात भूल गया बताना आपको, कि जिस समय पे हेमू ने 1556 में पानीपत का युद्ध लड़ा जी, उससे पहले, उसके थोड़े पहले, मतलब जब ये हुमायूं गद्दी पे बैठता है, उसके जस्ट विद इन 7 और 8 मंथ्स हुमायूं की डेथ होती है। कैसे? वो नमाज पढ़ने के लिए नीचे सरक रहा था, तो सीढ़ियों से गिर के वो मर गया। तो दिल्ली बेसिकली हेमू जीतते हुए आया था। हेमू ने अपने आप को राजा घोषित करवाया था। 300 साल के बाद में कोई हिंदू राजा वहां पे बैठा था। अगर हेमू जीत जाते तो भारत पे फिर से हिंदुओं का शासन आना ये हुआ रहता। बट हमारा दुर्भाग्य कह लो कि हेमू वहां पे नहीं जीते। आशीष, ये बताइए, अब तक हमने इतना कुछ तो जाना है ना, लेकिन बैरम खान जिन्हें अकबर खान बाबा भी कहता था, या फिर उसका हुमायूं का जो राइट हैंड था, तो इनका स्टोरी और इनके डेथ की स्टोरी जो है उसके पीछे का क्या है? बिकॉज एक एंगल हमें ये भी पता है कि जब उन्हें रिटायर कर दिया गया, फिर उन्हें हज पे भेजा गया, और जब वो हज पे जा रहे थे तभी उनका मर्डर हो गया, एंड अकबर मैरिड हिज वाइफ ऑल्सो। तो ये क्या स्टोरी है इसके पीछे का? सी, अकबर की ना एक बहुत छिछोली आदत तो थी, मतलब अकबर की नजरें थी ऐसी कि भाई उसको लस्टफुल था वो 200%। क्योंकि अकबर के बारे में ये कहानी भी एक फेमस है कि भाई मीना बाजार ये अकबर ने चालू किया था जी, है ना जी। मतलब जामा मस्जिद के सामने का जो मीना बाजार था वो अकबर ने शुरू किया था, और वहां पे सिर्फ औरतें अलाउड थी, मर्द नहीं जा सकते थे। अकबर खुद भेष बदल के बुरखा पहन के वहां पे जाता था। और थिंग वाज कि बहुत बार वो ऐसे भी जाता था कि भाई कोई औरत अगर उसे पसंद आ जाए वहां पे मीना बाजार में, तो नेक्स्ट डे इट वाज लाइक कि ये औरत मुझे हरम में चाहिए। अच्छा, मीना बाजार में किस प्रकार की औरतें हुआ करती थी? एवरी हिंदू मुस्लिम सब रहते थे, बट दैट वाज ओनली फॉर वुमेन मीना बाजार। अब दूसरी चीज, जब बहरम खान की एक बात आती है, तो हुआ ये कि बहरम खान की जब डेथ होती है तो अकबर वाज नियरली 21-22, नहीं नॉट नियरली 21-22, क्योंकि चित्तौड़ के सीज में कहीं पे भी बहरम खान नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बहरम खान का एक ये हुआ कि मुगल एम्पायर में जब ये वापस आए दिल्ली के तख्त के पास, इट वाज जस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ एस्टैब्लिशिंग, थोड़ा बहुत पक्का एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। हर दूसरे व्यक्ति ने कोशिश करी है कि अकबर को हटा के वो गद्दी पे बैठे,
सेम कोशिश बैरम खान की भी दिखती है। तो बैरम खान अजमेर जाता है, अजमेर के रास्ते वो जाता है और वो ये बताता है कि मैं हज जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज वो वहां पे कॉन्स्पिरेसी करने के लिए बैरम खान गया था। अब बैरम खान की इच्छा थी कि वो बैठे, तो कितने दिनों तक वो हुमायूं को भी उसने ये किया, अकबर को भी ये कर रहा है, और बैरम खान वाज लॉयलिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगा कि वो बैठे, तो थोड़ा उसको कॉन्स्पिरेसी। हाँ तो अकबर ने उसको वापस बुलवाया, वापस बुलवा के दरबार में पेश करवाया, उसको अरेस्ट करवा के एंड उसको कच्चा चिट्ठा सामने रखा। बैरम खान का कच्चा चिट्ठा जब सामने रखा गया, वो कच्चा चिट्ठा सामने रखने के बाद बैरम खान स्टार्टेड क्राइंग। सो अकबर वेंट टू हिम, सेड खान बाबा रोइए मत, ही होल्ड हिज हैंड, लाया उसे। अकबर के राइट साइड में बैरम खान बैठता था, राजा के राइट हैंड में बैठना ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो उसको वापस उसकी जगह पे बैठाया, अपना एक गले का कपड़ा निकाल के उसमें इसमें डाला और कहा कि मैं अभी आपको आपके सारे पदों से रिटायर्ड करता हूं, मारूंगा नहीं आपको, मैं आपको सिर्फ हज की यात्रा पे भेज रहा हूं। अब ये बात यहाँ पे ये कही गई है कि व्हेन ही वाज गोइंग टू हज, बैरम खान का जाते जाते बीच में ही उसका मर्डर हो गया बाय XYZ अफगानी। लेकिन इतिहास इसके बारे में ये भी कहता है कि अकबर वाज लस्टफुल टुवर्ड्स हिज वाइफ एज वेल, क्योंकि उसकी वाइफ उससे एज में 15-16 साल बड़ी थी अकबर से, बैरम खान की। हाँ, अकबर ने उससे भी शादी कर ली आफ्टर द डेथ ऑफ बैरम खान। चाहता तो उसे चाची या कुछ करके रख सकता था, है ना, वो रख सकता था। ये कोई ये नहीं है कि भाई जस्ट बिकॉज तुम विधवा हो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें इज्जत है तो भाई तुम अच्छे से रखो ना। तुम सिर्फ अपनी लस्ट पूरी करने के लिए, तो मैं ये डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा कि अकबर लस्टफुल नहीं था, वो 200% औरतों को लेकर लस्टफुल रहा है। एक कहानी और मशहूर है अकबर की, एक कहानी सुनाता हूँ। इबादत खाने में एक दिन ये डिस्कशन हुआ कि वाइफ कितनी होनी चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मुस्लिम यू कैन ओनली हैव 4 वाइफ। सो अब होता ऐसा है कि मुस्लिम फैक्शंस में 2 चीजें होती है, वन इज कुरान एंड अदर इज हदीस। हदीस इज व्हाट? हदीस इज बेसिकली इंस्पायर्ड, मतलब कुरान से पूरी चीजें लेके डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इस्लाम जो है, डिफरेंट स्कूल की अलग अलग हदीस चलती है। तो मतलब अपना वर्जन है हदीस का, मतलब दैट इज द रूल्स, वो जो उस सेक्शन के लोगों को फॉलो करना है। सो अलग अलग मौलवी बैठाए गए। अब अकबर के सामने कोई मुंह कैसे खोले? अकबर ने सवाल किया, बोले कितनी वाइफ आप रख सकते हो? ऐसा कहते हैं कि अकबर की 64 बीवियां थी, 64 वाइफ्स ही हैड। हरम में औरतें बहुत थी, मैं उसके बारे में नहीं, हरम में वाइफ बहुत है, वाइफ उसकी 64 है। तो यहाँ पे जब डिस्कशन शुरू हुआ कि भाई कितनी वाइफ रखनी है, तो एक मौलवी ने कहा कि आप 4 रख सकते हो, तो दूसरे मौलवी ने कहा कि नहीं गलत कह रहे हो आप, बादशाह के इसमें आप ऐसे कैसे गुस्ताखी कर रहे हो, चौ नहीं वो 64 कहना चाहता है। सो झगड़ा होना शुरू हुआ वहां पे फिर से। तो कुछ मौलवी डायरेक्टली कह रहे थे ऐसा कैसे कह रहे हो, ये तो अगेंस्ट है, ये है अगेन अकबर का नियम था वहां पे, अगर जहां डिबेट में झगड़ा हो रहा है तो अकबर का वर्ड फाइनल वर्ड रहेगा, अकबर का वर्ड इज फाइनल वर्डिक्ट, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किताब में क्या लिखा है उसकी भी नहीं सुनूंगा। यहाँ पे अकबर का नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिख के आ रहा है कि अकबर रिलीजन से भी ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश कर रहा है। वो ईश्वर को डिनाई नहीं कर रहा, वो खुदा को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा रिलीजन अलग रहेगा। उसी के चक्कर में फिर उसने एक नया रिलीजन फॉर्म किया जिसका नाम उसने जिसका नाम रखा दीन इलाही। सो दिस वाज अकबर एंड हिज लस्ट। तो हो सकता है बैरम खान को उसने मरवाया हो, एंड मरवाया भी इस तरीके से कि भाई मैंने नहीं मारा, वो जा रहा था बस, वो किसी और ने उसे मार दिया। बिकॉज अकबर इज अ वेरी स्यूर्ड पॉलिटिशियन एक तरह से देखा जाए तो, कि बैरम खान को मैं मार तो रहा हूं लेकिन मेरे ऊपर नाम नहीं आना चाहिए, हज की यात्रा पर जाएगा बीच में कोई मार देगा। So he planned everything. है ना, जैसे कि वो अपने सिंघम में, वो सिंघम का विलन कौन है, जयकांत शिकरे कहता है सिंघम में, गोवा यहाँ से 30 कितने किलोमीटर है, बीच में तो गाड़ी पलट भी सकती है। सिमिलरली तू हज जा रहा है, गाड़ी बीच में पलट भी सकती है, कोई तुझे मार भी सकता है। हो सकता है बैरम खान को उसी ने मरवाया हो, बिकॉज ही वॉज लस्टफुल। अब उसने सिर्फ लस्ट के चक्कर में मरवाया नहीं, ऐसा मैं ये कहूंगा नहीं। ये हो सकता है कि उसको बैरम खान को मरवाना ही था, वो नहीं चाहता था बैरम खान जिंदा रहे, बैरम खान को मरवा दिया, फिर उसको समझ में आया कि यार इसकी वाइफ विधवा रह के क्या करेगी, कर लो शादी। लेकिन उन्होंने उस समय ना चांदी के सिक्के
ये भी चलवाए थे जिसपे राम सीता के सिक्के थे। तो ये क्या चीज है कि ही बिलीव्ड इन रामायण ऑल्सो, महाभारत ऑल्सो, और ये रामायण महाभारत की पर्शियन में भी उसने ये करवाया, उसने पूरा ट्रांसलेट करवा के बुक लिखवाई थी। तो ये क्या किस्सा है? अब इसमें यहाँ पे ये हुआ कि अकबर ने क्या करवाया, अकबर ने वो जो रामायण के सिक्के थे राम और माँ सीता के, वो सिक्के ट्रेड वाले सिक्के, मतलब जो आप डेली बेसिस पे इकोनॉमी में जो चलते वाले सिक्के हैं, जिसमें भाई आप ये कर रहे हो, मतलब आपके मॉनेटरी बेसिस में जब यूज कर रहे हो, वो वाले सिक्के नहीं थे। मैं क्यों कह रहा हूं, अकबर को एज अ पॉलिटिकल स्यूड लीडर की तरह पढ़ो। कोई भी गवर्नमेंट आए, आज कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, आज के समय पे वो जब जब कोई एक बड़ा इवेंट होता है, जैसे आरएसएस के 100 ईयर कंप्लीट हुए, या सपोज करो कि किसी दूसरी चीज को ये कंप्लीट हुए, मतलब इस्कॉन के 125 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, या कोई बड़ा इवेंट होता है। कांग्रेस के समय में भी जब उनके XYZ इवेंट्स कंप्लीट होते हैं, तो गवर्नमेंट एक सिक्का निकालती है, पीछे आरएसएस का पूरा सिंबल रहेगा और सामने में 100 रुपए का सिक्का या 200 रुपए का सिक्का, और वो दिखाया जाएगा कि एज अ सिंबल वो सिक्का रखा जाता है। वो मॉनेटरी बेसिस पे यूज नहीं किया जाता। सिमिलर वे में जो राम और सीता के जो सिक्के थे, सिंबल की तौर पे अकबर ने वो सिक्के शुरू करवाए थे, जस्ट टू मेक हिंदूज बिलीव कि आई एम विथ यू ऑन दैट। जस्ट आप गंगा जमुना तहजीब भी कहते हो। गंगा जमुना, हाँ, वो गंगा जमुना तहजीब, फिर उसको बनाया गया। सुनो ना, मैं वही कह रहा हूं ना, इसका स्यूड ब्रेन ना तो उस समय के हिंदू पढ़ पाए, लेफ्टिस्टों ने शायद पढ़ा भी होगा या वो भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन अकबर को पढ़ने के लिए आपको अकबर डायरेक्ट नहीं, बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा। अगर अकबर ये चाहता था कि भाई हिंदुओं के ये सिक्के हो, तो वो उसको मॉनेटरी बेसिस पे घुमा सकता था। उसने सिंबॉलिक वे में सिर्फ उस सिक्कों को इस्तेमाल करवाया है कि हाँ ये सिंबल है, हमारे प्रतीक है, हम साथ में रहेंगे। एक तो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में वो नार्सिस्ट है बहुत बड़ा व्यक्ति। यदि नार्सिस्ट है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है कौन सा रिलीजन कहाँ पे और कौन सा रिलीजन कहाँ पे नहीं है, उसको तो सिर्फ अपना राज्य बचाना है ना। सो ऑन दैट बेसिस उसने वो सब करवाया। दूसरी चीज, उसे फैसिनेशन तो बहुत था, हर चीज का फैसिनेशन था। वो नरक स्वर्ग पे भी डिस्कशन करता था। अच्छा? हिंदुओं के नरक स्वर्ग पे भी डिस्कशन करवाता था। मतलब ये कितना अजीब है। वन साइड यू किल ऑल द हिंदूज एंड अदर साइड यू सी इन ऑल ऑफ दिस। थिंग इज ना, मैंने वही कहा ना कि अकबर की 30 साल की जिंदगी अलग है। 27-26 के साल तक ही इज वर्किंग अंडर द मौलवीज एंड ऑल, जो उसके कोर्ट में है। उसके बाद में जब अकबर को ये दिमाग आता है कि इतनी कट्टरता के साथ में बहुत समय तक रह नहीं पाऊंगा, उसकी स्यूड़ता की तो आपको दाद देनी पड़ेगी ना यार, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। मतलब मैं ये आपको कहूंगे नहीं, मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, वो विलन है, इसमें उसका कुछ नहीं जाने वाला या आपका भी कुछ नहीं जाने वाला। मानना है तो मानो, मत मानना है मत मानो। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वहां पे अकबर एक बेहतरीन एग्जाम्पल की तौर पे निकल के आता है। आप उसे नफरत से देखोगे, वो आपकी गलती है। अगर तुम्हारे बड़े सपने नहीं है तो तुम्हारे सपने उतने ही होंगे कि भाई मैं अच्छी पैसे कमाऊं, शादी करूं, इंस्टाग्राम पे कमेंट में गाली दूं। लेकिन जिस व्यक्ति के सपने ये है कि वो बड़ा सोचे, कश्मीर में जाके कल को यदि कोई हिंदू कश्मीर का सीएम बन सकता है, तो क्या कश्मीर में रहने वाले जितने भी वो उस साइड में जो पाकिस्तान में जाने वाले लोग हैं, उनकी मेंटेलिटी चेंज करने के लिए आपको ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा ना कि वो आपके पास में आएंगे। उनका दिल जीतने के भले अकबर के दिल में वो नहीं होगा, आपको लग रहा है होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन जो टेक्निक्स अकबर ने इस्तेमाल किए, क्या वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या वो टेक्निक्स एक पॉलिटिकल आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या पॉलिटिकल स्टेट्समैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के चेंज नहीं होते? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पॉलिटिशियन सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए और अपने पार्टी का होता है, वो अपनी सत्ता का होता है। तो उस हिसाब से आप अकबर को क्यों नहीं पढ़ रहे हो? इन अ सिमिलर वे अकबर ने रामायण एंड महाभारत की दोनों किताबों को ट्रांसलेट भी करवाया। ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी दी थी बदायूनी के ऊपर। तो बदायूनी ने उस पर बहुत गालियां दी है। बदायूनी ने चीजें लिखी है कि बदायूनी कहता है रामायण के बारे में, बदायूनी कहता है यार इसमें बहुत कहानियां लिखी है कि कोई तो एक इनके रामचंद्र थे, लिखा है उसने सब कुछ, लिख के रखा है बदायूनी कि अकबर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि आप रामायण को ट्रांसलेट करो। तो मैं तो पढ़ रहा हूँ कि कोई तो भी रामचंद्र थे, उनकी वाइफ थी, वानरों की सेना लेके वहां गए, और मुझे तो सब कल्पनाएं लगती है। ये बदायूनी लिख रहा है। बदायूनी आगे लिख रहा है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि सबसे पहले आदम यहाँ पे आए थे, बिकॉज फर्स्ट मैसेंजर वाज आदम। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आदम यहाँ पे आए थे, सब कल्पनाएं ही होगी। और ये कह रहे कि आदम से भी पहले से थे, सब कल्पनाएं होगी। सो आपको फैक्शन समझ में आ रहा है? बदायूनी
is in total hate with what Akbar is doing. So indeed he was doing something कि जिसकी वजह से मुसलमान भी चिढ़ रहे थे, मौलवी भी चिढ़ रहे थे, सारे आसपास के लोग सब चिढ़ रहे थे। हाँ। मैं आगे इसके सलीम और जो उसका प्रिंस है ना, उससे मैं जहांगीर ये उससे कनेक्शन में बताऊंगा कि आगे जाके हुआ क्या। सो व्हाट अकबर वाज डूइंग, अकबर ने पहले रामायण कन्वर्ट करवाई, उसके बाद ने 4 साल तक बदायूनियों को रामायण को ट्रांसलेट करने को लगे। उसके बाद में इस बंदे ने महाभारत ट्रांसलेट करवाई। उसका नाम उसने कुछ कजक खाना युद्धनामा ऐसा कुछ तो भी दिया था। अच्छा। ऐसा मस्त नाम दिया था उसने, मतलब पर्शियन नेम था उसका। हाँ। तो 4-5 साल उसको वो लगे, 2 साल तक बदायूनी ने वो सब लिखा। तो इसको पता चल गया था कि भाई बदायूनी जो है, बदायूनी का दिमाग यहाँ पे नहीं है। तो बदायूनी ने महाभारत की एक स्टोरी दी थी। उस स्टोरी में वो ये कह रहा था कि आपको जो जन्म मिलेगा, ये जो जन्म आपको मिलेगा, वो जन्म आपको आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। महाभारत की स्टोरी कन्वर्ट करवा रहा है वो, कोई ऋषि एक बता रहे हैं। तो बताइए कि ये जो जन्म आपको मिलेगा वो आपके पूर्व जन्म के हिसाब से आपको जन्म मिलेगा, कर्मों के हिसाब से आपको मिलेगा। तो उसने ट्रांसलेशन में कुछ तो गफलत करी। अकबर ने उसको बुलवाया, अकबर ने ये कहा अब पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये होता है, या अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी ये होता है, अब्राहमिक रिलीजन के हिसाब से देयर इज नो पुनर्जन्म और देयर इज नो पास्ट लाइफ। जन्म आपको रीबर्थ कहाँ पे मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा, है ना। जब आप हेवन जाओगे या फिर जब आप अपने यहाँ पे जहाँ जो कुछ भी है जन्नत जाओगे। इसे ये लगा कि इसने स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट लेके आया है। हिंदू फिलोसॉफी में कुछ सेक्शंस में स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट नहीं है, वेदों में स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट आता है पुराणों के माध्यम से जी। तो जिस समय पे हम लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं वहां पे स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये बंदे वहां पे डिबेट करने लगा। उसने पहले तो एक तो बदायूं को बुलाया, बोले ट्रांसलेशन कर रहा है तो ढंग से कर, एक तो यहाँ पे स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट डाल क्यों रहा है इसमें जबरदस्ती। तो वहां पे अबू फाजल आया, अबू फाजल ने उसको बचाने की कोशिश की। उसके बाद में एक संस्कृत के पंडित को बुलाया गया, उसने ये बात बताई कि भाई पुराणों के कुछ सेक्शंस में स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट दिया है। तब जाके अकबर शांत हुआ कि ओके, और वहां पे ये बताया कि ये एक्चुअली कर्मों के बारे में बात कर रहा है, स्वर्ग और नरक के बारे में बात नहीं कर रहा है। सो अकबर भी वहां पे कंफ्यूज हो गया था कि इसने जो लिखा, पढ़ा तो उसने लिखा, उसको बता रहा था कि ऐसा लिखा ऐसा लिखा, तो ये कंफ्यूज हुआ। कहने का तात्पर्य ये है, आप एक समझो जिस व्यक्ति को डिस्लेक्सिया है, आप जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हो कि कबूतर उड़ा रहा है, उस व्यक्ति को नॉलेज कितना डीप रहा होगा आजू बाजू में लोगों को बैठा के वो ये कह रहा है कि तूने ये सही नहीं लिखा। मतलब उन्हें जानकारी थी, ये पढ़ भी चुके थे सारा रामायण। यहाँ तक कि जिस समय उसने दीने इलाही बनाया, अब शौक लगेगा आपको, सुनो। दीने इलाही जिस समय उसने बनाया, उसने सभी रिलीजन से थोड़ी थोड़ी चीजें ली, राइट। सो हफ्ते में 4 दिन अकबर फास्ट रखता था, जिसमें वो नॉनवेज भी नहीं खाता था, और लेटर लाइफ में वो वेजिटेरियन बन गया था। ये उसने जैनिज्म से अडॉप्ट किया था, टू कीप एवरीवन एंटेंगल्ड विथ हिमसेल्फ। एक राजा कैसा होता है दुनिया चलाने के लिए, भले उसको अपनी प्रजा के कुछ सेक्शन पसंद ना है, वो अकबर। इसलिए सीखो। तुम्हें ऐसे लग रहा है मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से महाराणा प्रताप की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक विलन पढ़ते हुए तुम उसे विलन के एंगल से देख रहे हो, देखो उसे विलन के एंगल से ही देखो। मैं नहीं कह रहा हूँ ग्रेट है, वो स्यूड तो है, तो मानना पड़ेगा भाई। अब आप कहोगे कि इसमें अकबर का दिमाग, बीरबल का दिमाग होगा, तोडरमल का दिमाग होगा, है ना, नो डाउट जी। लेकिन तोडरमल और बीरबल भी किसी व्यक्ति को दिमाग दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को अपना दिमाग दे रहे हैं, और उन दोनों को भी अपने साथ में वो रख रहा है। इसमें उसका भी तो कुछ रहा होगा ना। बीरबल की कहानी है कि बीरबल जिस समय पे अकबर के पास में आए, सो बीरबल वॉज अ ब्राह्मण, है ना। एक मुझे लगता है ब्रह्मदास नाम था, ब्रह्मदास महेश दास ऐसा कुछ तो ओरिजिनल नाम था बीरबल का। सो बीरबल जब वहां पे आए तो वो कवि थे, तो बीरबल ने उनके सामने कविताएं करी और हिंदुओं के बारे में बहुत तारीफ करते रहते थे बीरबल। तो अकबर को बहुत पसंद आ गए। अकबर बोले तुम अभी हमेशा मेरे साथ में रहोगे। अब मैं यहाँ पे बदायूं की आगे की केस सुना रहा हूँ। तो बीरबल कंटिन्यू इनके साथ में रहते थे, और ये दिन भर सिर्फ डिस्कस करते रहते थे कि तुम्हारे हिंदुइज्म में ये है क्या, वो है क्या, ये है क्या, नॉलेज के लिए भूख। अकबर ने लाइब्रेरी बांधी थी किताबों की। देयर वर मोर देन 20,000 50,000 20 to 50,000 के रेंज में किताबें वहां पे थी, हर रिलीजन की। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये कह रहे हो कि वहां पे खिलजी ने ग्रंथालय जलाया, तो मुगलों का ये बादशाह एक ऐसा भी हो जिसने ग्रंथालय बांधा।
जाके पढ़ो, ठीक है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति अकबर की तरफ फैसिनेट होने से रुकेगा नहीं। मैंने अकबर को क्यों पढ़ा फैसिनेट होके कि यार क्या माइंडसेट रहा होगा उस व्यक्ति का। मैं उसको महान या अच्छा या बुरा उसमें नहीं डाल रहा, वो आपकी मर्जी रहेंगी, आपको मानना है। We are just talking about yes, mindset. mindset we are talking about कि वो कैसा था। एक अकबर ने और एक वहां पे ये हुआ कि बीरबल से बात करते रहता था। अबू फाजल भी उसके झांसे में जा चुका था पूरा का पूरा, बीरबल और अकबर के इसमें। बदायूनी ये लिखता है आगे कि अकबर बहुत अच्छा था, 30 साल की उम्र तक वो काफिरों को मारता था, लेकिन जब से इसकी जिंदगी में बीरबल और ये सब आया है, ये अब सूर्य की पूजा करने लगा है, उन काफिरों को मानने लगा है, काफिरों के साथ में रहने वाला है। अकबर को तो अब नर्क मिलेगा, क्योंकि अकबर अब बदल चुके हैं। जैसे हमने ना बचपन से किताबें पढ़ी है, कॉमिक्स पढ़ी है, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कार्टून्स आल्सो, अकबर बीरबल, जहां पर कुछ हो जाता है एंड बीरबल इज द वन फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर अकबर। ही वाज लाइक दैट, ही वाज लाइक दैट, ही वाज वेरी उसमें कुछ दंत कथाएं होंगी, मतलब आप देखोगे तेनालीरामन की कुछ कहानियां और बीरबल की कुछ कहानियां सिमिलरली अब सेम मिलेंगी आपको, बट बीरबल वाज लाइक दैट। क्योंकि बड़ी बड़ी जगहों पे, मतलब एक ना चंबल और बियास की नदी निकलती है, ब्यास की नदी निकलती है, चंबल की नदी है कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बियास की जो नदी है, बियास की नदी के बाजू में एक राजा था, तो उसने बगावत कर दी थी, उसको समझाने के लिए बीरबल को भेजा गया। तो एक भी हथियार ना उठाते हुए बीरबल ने सिर्फ समझाते पूरा विद्रोह रुकवा दिया था। जहां जहां पे विद्रोह होता था वहां पे बीरबल बात करने के लिए जाता था। तो ऐसे कई सारे, he was very smart, बीरबल वाज एक्चुअली वेरी स्मार्ट, या तो अगर कोई मुझे ये कहेगा कि भाई अकबर के पीछे सारा का सारा दिमाग बीरबल और इसी का था, तो फिर इतने होशियार लोग तो औरंगजेब के दरबार में भी अवेलेबल थे, हिंदू तो उसके दरबार में भी थे, फिर औरंगजेब सुनता क्यों नहीं था किसी की? बीरबल सुनता था। बात यह है कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे पहला लक्षण ये होता है कि वो दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति को सुनता भी है, समझो आप, है ना। अकबर सुनता था, अकबर सुनता सबकी था। उसके यहाँ पे एक और नाम आता है जो सेकंड रत्न, जो सबसे फेमस रत्न है, दैट इज तोडरमल। तोडरमल वाज हिज इकोनॉमिक मिनिस्टर। अब उस समय पे अकबर के समय से थोड़ा पहले शेरशाह सूरी या हुमायूं कुछ भी, करप्शन वाज रैम्पेंट इन पूरे इसमें, सूखे पड़ते थे, 2-2 साल आगरा में सूखे पड़े थे। उसके बारे में अबू फजल लिखता है कि लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं थे, अकबर ने लोगों ने खुद को गुलाम की तरह गिरवी रख दिया था, अपने खुद के बच्चे खाए थे, इतना इतना सूखा पड़ा था। सो ये सारी चीजें हुई। तो ये सब चीजें जब अकबर को पता चली, सो जब राजा तोडरमल जब आए, तो राजा तोडरमल को बैठा के ये कहा गया कि भाई लोगों के पास में पैसा नहीं बचता है, तो क्या करना चाहिए। तोडरमल ने वहां पे सिस्टम निकाली कि आप जाके खेतों में जाओ, राइट, 1:3 के रेशो में टैक्स देना पड़ेगा आपको। लेकिन टैक्स कैसे दोगे, पानी नहीं आया तो क्या करोगे। सो तोडरमल सेड कि हम हर साल टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे, हम 11वें साल में टैक्स इकट्ठा करेंगे, 10 साल का टैक्स एकत्रित आपको देना है, तो बर्डन कम आएगा। लेकिन अकबर की इतने बड़े इसमें उसको अप्लाई करवाने का काम तोडरमल ने किया कि 10 साल का निकाला जाएगा, अभी आपको क्या करना है, पिछले 10 साल का इकट्ठा करना है और हमें दे देना है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगले 10 साल का निकालेंगे और उस हिसाब से आपको 11वें साल में टैक्स देना पड़ेगा। ये सिस्टम भी बहुत अच्छे से चलवाई तोडरमल ने, क्योंकि 10 साल तक कोई टैक्स ही नहीं दे रहा। बहुत बड़ी बात है ना, कितना बड़ा बर्डन आ सकता है, आपको कभी भी युद्ध पे जाना पड़ सकता है, ये हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही रहा। अब इसने उसमें क्या करवाया, उसने 3 हिस्से करवाए टैक्स के। ये जो 11वां वाला हिस्सा था, सबसे गरीब प्रजाति जो है ये उसके लिए था। सेकंड प्रजाति को कुछ और तरह के टैक्सेस थे। फर्स्ट प्रजाति जैसे कि इनका जो टैक्सेशन सिस्टम रहेगा ये तीसरे वाले से अलग रहेगा। किसानों की तरफ गलतियां ना हो, इसीलिए 11 साल में एक बार आप टैक्स दो और 10 साल का एकत्रित दो, आपके पूरे महसूल का एवरेज निकाला जाएगा, उस हिसाब से आपका टैक्स रहेगा। सेकेंडली एवरेज के हिसाब से टैक्स रहेगा, ऐसा नहीं एवरेज, क्योंकि इस साल तो हुआ ही नहीं है, 10 साल का एवरेज निकलेगा, 11वें साल में आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो सिस्टम उसने तीसरे स्तर के लिए निकाली। सेकंड जो स्टेप था उसके लिए कुछ और प्रोसेस रही है, फर्स्ट वाले जो थे उनके लिए कुछ और रही है। मतलब फर्स्ट वाले जो सबसे अमीर लोग हैं वो हर साल देंगे, दूसरे वाले वो हर साल देंगे। तो तोडरमल ने भी बहुत मदद करी है अकबर की एज एन इकोनॉमिस्ट। सेकंड इज, क्योंकि इकोनॉमी तो सबसे बड़ा पोजीशन होता है भाई, पैसा नहीं है तो आप देश कैसे चलाओगे, फिर कुछ भी कैसे चलाओगे। सेकंड आए आपके बीरबल वाज आल्सो माएस्ट्रो, और बीरबल के डेथ की वजह भी अकबर ही बने, क्योंकि अब बीरबल क्लोज हो रहे थे अकबर के, मतलब इतने क्लोज हो रहे थे कि बीरबल के डेथ के बाद में अकबर ने बहुत दिनों तक खाना भी नहीं खाया। भाई बीरबल गया, बीरबल गया, बीरबल गया, बीरबल गया।
तो अफगानिस्तान में जंग छिड़ी थी। अब अफगानिस्तान ये सेक्शन था जो अकबर कभी कंट्रोल नहीं कर पाता था। 2 ऐसे सेक्शन है जो अकबर जिंदगी में नहीं जीत पाया। अफगानिस्तान को प्रॉपर्ली कभी कंट्रोल नहीं कर पाया और मेवाड़ को कभी वो हाथ नहीं लगा पाया। तो मेवाड़ का फैसिनेशन उसने छोड़ दिया था एक समय के बाद में, उसको पलट के भी नहीं देखा मेवाड़ की तरफ। अब रही बात अफगानिस्तान की, तो वहां पे जब छिड़ी, अब हुआ क्या कि जिस समय पे हुमायूं मरा था, हुमायूं मरने के बाद में काबुल कंधार जो मुगलों के हाथ में था उसे पकड़ लिया था ईरान के लोगों ने, सिंध के प्रांत में फिर से जीत लिया था। तो ऐसे समय में काबुल में ऊपर नीचे चीजें होती रहती थी, कभी मुगल रहते थे, कभी वो रहते थे, कभी वो रहते थे, कभी मुगल रहते थे। तो जाने के लिए कौन जाएगा युद्ध करने के लिए, तो बीरबल में और अबू फाजल में। अब अबू फाजल को भी थोड़ा थोड़ा बीरबल से जलन होती थी, क्योंकि अबू फाजल राइटर है। आप मेरे बारे में अगर कोई बहुत बेहतरीन लिख पाएगा तो मेरा दोस्त लिख पाएगा। यूजुअली अपनी बायोग्राफीज अपने दोस्त या अपने आसपास के लोग लिखते हैं। तो अबू फाजल कैसा था, लिखता तो मैं हूं लेकिन पास पास अब बीरबल रह रहा है। तो जिस समय पे ये अफगानिस्तान में जब ये सब छिड़ रहा था या काबुल कंधार के उस सेक्शन में जब जाना था, तो वहां पे इनका झगड़ा हुआ कि कौन जाएगा। तो चिट्ठियां निकाली गई तो उसमें बीरबल का नाम आया। चिट्ठी के बेसिस पे बीरबल को भेजा गया। बीरबल के बारे में एक बहुत बात मशहूर थी कि बीरबल वॉज एक्सट्रीमली स्मार्ट बट बीरबल वॉज नॉट गुड ऑन द युद्ध फील्ड। मतलब ये कई राइटर्स ने, अलग अलग राइटर्स ने लिखाई है। तो बीरबल वॉज नॉट दैट मच कि वो ये कर पाए। ऑन दैट बेसिस बीरबल की डेथ हुई उस वाले एक्सपेडिशन पे जहां पे वो गए थे। सो ये होने के बाद अकबर ने अपने आप को दोषी समझा कि मुझे नहीं जाने देना चाहिए था। एंड उसके बाद बीरबल ने बहुत दिनों तक चिड़चिड़, अब उसके बाद में अकबर ने अब वहां पे दूसरी बात ये भी हुई कि बीरबल जब मरे, बीरबल की जब डेथ हुई, तो कम से कम मुगलिया सेना में बहुत लोग मरे थे, तो बीरबल की बॉडी नहीं मिली थी। बीरबल की बॉडी मिली नहीं है, इसीलिए ये बहुत बार अफवाह उड़ी कि बीरबल वापस आए हैं। और उसके चक्कर में अकबर ने कई सालों तक बीरबल को सिर्फ ढूंढने की कोशिश की कि बीरबल मुझे मिल रहा है या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ, ही ऑल्सो मिस्ड हिम कि बीरबल मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सो दैट वाज द रिलेशन बिटवीन अकबर, बीरबल एंड तोडरमल एंड ऑल इज। बट आशीष ये बताओ, ये जब अकबर हम चित्तौड़ के बारे में भी जानते हैं, तो तब ये लोग नहीं थे? नहीं, ये बहुत लेटर ऑन है, ये लेटर ऑन है, उस समय पे नहीं थे। क्या फिर उनके साथ कोई हिंदू था ही नहीं? था नो। तो वो लोग कभी रोक नहीं पाए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां पे था नहीं, होगा नहीं, राइट? थिंग वाज दे वर नॉट दैट मच कैपेबल। मैं कह रहा हूं कि अकबर का ये जो रूप आपको दिखता है, ये आपको उसके आफ्टर द एज ऑफ 30 दिखता है। ये सब कुछ हो सकता है कि अकबर को 27-28 तक ये रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि मुझे इतना मारकाट करके कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि मारकाट जब चल रहा है तब उसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, जब वो रुक रहा है तब उसका एक्सपेंशन बढ़ रहा है। अब एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं कि अकबर ने गुजरात पे या अलग अलग जगह पे अपने अटैक करने के लिए लोगों को भेजा नहीं है, भेजा है, लेकिन जितनी बर्बरता चित्तौड़ के जगह पे हुई है उतनी बर्बरता लेटर ऑन फेज में नहीं दिखाई देती है। नहीं है। ओके, तो हम जो सलीम और जहांगीर की बात आप कर रहे थे, तो उस पर आते हैं हम। तो एक अफवाह ऐसी भी थी कि जहांगीर ने उन्हें स्लो पॉइजन देते हुए नहीं, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं सलीम का, लेकिन ये जरूर था कि अभी अकबर की हरकतें देखो, अजीब विचित्र आदमी तो था वो, ऐसा तो नहीं कि विचित्र आदमी नहीं था। अकबर की बहुत अलग अलग फैंटेसीज रहती थी और विचित्र आदमी था। लाइक व्हाट? मैं बता रहा हूँ मैं, अब ये खेल ही विचित्र है। अकबर की जब डेथ हुई तो अकबर वाज 63 इयर्स ओल्ड, 62 63 इयर्स ओल्ड। आखिरी के 10 साल में अकबर को कम से कम जानवरों को वजह से तकरीबन 6 से 7 बार उसको मार लगी है, जानवरों की वजह से। बता रहा हूँ, अकबर एक तो शिकार करने गया तो तब 2 बार तो घोड़े से गिर गया, ठीक है। दूसरा यानी कि एक बहुत ही उस समय में एक खेल हुआ करता था। वो खेल ऐसा होता था कि 2 हाथी रहेंगे, मतलब एक फीमेल एलिफेंट जो उस समय पे पीरियड हिट पे रहेगी अपने, मतलब उनका जो मेटिंग सीजन रहेगा उसके हिट पे रहेगी। उसके सामने कोई हाथी होगा तो वो हाथी तो पूरा पागल ही हो जाएगा उसके स्मेल एंड एवरीथिंग से, है ना। गेम ऐसा था कि आपको इस हाथी के पीठ पे बैठना है और जब मीटिंग करने के लिए वो दोनों आसपास में आए तो आपको यहां से कूद के उस हथीनी के पीठ पे बैठना है। ओह माय गॉड। और अकबर को ये खेल खेलना था अपनी जिंदगी में एक बार। तो फैसिनेशन है। तो अकबर जिस समय पे ये खेल खेलने के लिए गया तो वो हाथी से गिरा। 2 बार तो वो शिकार में गिरा
एक बार वो वहां गिरा, एक बार वो सीआर को मारने के लिए गया, वुल्फ बोलो या इंडियन फॉक्सेस जिसे हम कहते हैं। तो उसने जब बाण मारा उसे लगा सीआर मरा है, वो मरा नहीं था। तो अकबर ने जब वो बाण निकालने के लिए गया तो सीआर ने पलट के उस पर बहुत जम के झपट्टा मारा, तब भी अकबर घायल हुआ। लेकिन ये जब वो हाथी से गिरा ये बहुत डिसिसिव था, बहुत ज्यादा खतरनाक मारा गया था वो। और एक बार उसके यहाँ पे ब्लैक बग्स, हिरन होते हैं ना, ब्लैक बग्स जो राजस्थानी हिरन मतलब ब्लैक बग्स होते हैं, है ना, उसकी फाइट रखवाई थी उसने। अच्छा। उसको फाइट देखनी थी दोनों की। तो हिरन की फाइट देखते देखते एक हिरन सीधा अकबर के ऊपर घुसा और अकबर को ही मारना शुरू किया। तो वो उसे भी लगा। तो पिछले 10 सालों में फिजिकली बहुत हैम्पर हो चुका था, उसके दोनों बेटे मरे। अब तीसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनो। हुआ ये कि अकबर का स्वभाव किसी को पसंद नहीं आ रहा था। हाँ। ना किसी मौलवी को, और उसके मंत्रियों में जितने भी कट्टरपंथी थे उनको। अकबर यूज्ड टू बी इन इबादत खाना एंड एवरीथिंग उसके खुद के लस्सी से काम चल रहे। दे मेड अ टूल आउट ऑफ सलीम। ओके। सलीम को पूरा नशे में रखना, दारू की आदत लगाना, सब करवाना, एंड सलीम को पूर्णतः कट्टर बनवाना। तो जहांगीर के समय पे इतने कत्लेआम हुए हैं, इतने कत्लेआम हुए, तो अंग्रेजों ने लिटरली लिख के रखा है कि जहांगीर के समय पे जब कोई बगावत करता था तो पूरे के पूरे गांव में लिटरली ऐसे 50-50 60-60 ऐसे पहाड़ बनाता था वो शरीरों के, कि कोई बगावत ना कर पाए। मुंडिया काट के लगाई जाती थी, 1000-1000 100-100 200-200 300-300। तो जहांगीर गद्दी पे आएगा उससे पहले उससे ये कस्मे वादे लिखवाए गए थे कि तू अगर गद्दी पे आ रहा है तो तू वैसे कभी बिहेव नहीं करेगा जिस तरह से तेरे बाप ने बिहेव किया, जैसे तेरे बाप ने बिहेव किया वैसे तू बिहेव नहीं करेगा। तो ये सलीम की हरकतें अकबर जब देख रहा था तो उसे पता था कि जहांगीर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। डिस्पाइट वो, देखो डिक्टेटरशिप का एक सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, वो एस्टेब्लिश होने के बाद वो फैलती बहुत जल्दी है। लाइक चाइना हैज अ कम्युनिज्म, लेकिन उनका कम्युनिज्म डिक्टेटर वाला कम्युनिज्म है। अगर वो लोगों के लिए अच्छे है तो अच्छे है, करेक्ट, लेकिन अगर किसी दिन बगावत हो जाए चीजें कोलैप्स हो जाती है। डिक्टेटरशिप में जब तक राजा जिंदा है तब तक आप करोगे, आपके जैसा सेकंड जनरेशन वाला कोई राजा, थर्ड जनरेशन वाला आया, लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई उतना ही ताकतवर राजा खड़ा हो जाए तो आपके गिरने के पूरे पूरे चांसेस है। सो अकबर को यह पता था कि मैं डिक्टेटर की तरह काम नहीं कर सकता, दिमाग से काम करूंगा एज ए पॉलिटिशियन, नॉट एज ए डिक्टेटर। तो जहांगीर को इन लोगों ने टूल बनाया आखिरी के दिनों में। अब बात समझो, अकबर को यह भी पता था कि मेरे मरने के बाद जो हरकतें मुगलों में पहले से चल रही है, यानी कि एक दूसरे को मारना, ये हरकतें फिर से हो सकती है। तो अकबर के 2 बेटों में से एक बेटा जो मर चुके थे, उसमें से एक बेटे का बेटा था जिसका नाम था खुरू या शुरू, मुझे नाम याद नहीं, खुरू कुछ तो नाम था, खुरू, और सलीम, दोनों की एज बराबर ही थी। तो अकबर को ये पता था कि जिस दिन मैं मरा उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मारकाट करके खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अकबर ने ये कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम हाथियों के कंपटीशन करवाते हैं, जिसका हाथी जीतेगा मेरे बाद में वो तख्त पे बैठेगा। कोई भी मुगल राजा अपने बाद में अपना आने वाला राजा घोषित करके नहीं मरता था कौन प्रिंस रहेगा, सब में झगड़े होते थे और वो झगड़े में जो जीतता था वो बैठता था। सबसे पहले ये कोशिश करने की कोशिश अकबर ने करी, तो अकबर ने यहाँ पे दोनों के हाथियों को लड़वाया। हाथी लड़ने के चक्कर में जो खुरू का राजा था, खुरू का जो हाथी था वो बाहर भागने लगा। खुरू, या मैं कुछ गलत नाम ले रहा हूँ शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन जो उसका नाती था अकबर का, अकबर के नाती में और सलीम में, दोनों के हाथी में जंग होने लगी। जंग होते हुए एक का हाथी बाहर जा रहा था, तो सलीम के व्यक्ति ने मतलब वो जो नाती के जो व्यक्ति है उन्होंने उस हाथी को डाइवर्ट करने की कोशिश करी। सलीम का हाथी भी घुसने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। अब जब हाथी बाहर जा रहा है तो पीछे से उस हाथी को मारना ये उन नियमों के खिलाफ था। तो उसे पता था ऐसा होने के चांसेस है अगर एक भी हाथी बाहर जा रहा है तो ऐसे समय में अकबर ने अपना भी हाथी रेडी रखा था कि मेरा हाथी जाके बीच में लड़ेगा, किसी पे चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे चक्कर में जब इसने अपना हाथी भेजा तो सलीम ने अकबर को कहा कि तुम यू आर नॉट डूइंग इट राइट, तो अपना हाथी तुम्हें बीच में नहीं भेजना है। ऐसे चक्कर में जो अकबर का नाती था और सलीम था, सबके सामने दोनों गाली गलौज करने लगे। अकबर ने कॉम्पिटिशन बीच में रुकवाई और अकबर वहां से चले गया। सो अकबर की जो डेथ हुई है, अकबर की डेथ जब हुई तो वो
मेंटली भी वो ट्रॉमाटाइज था, क्योंकि उसे पता था कि मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, दूसरे तीसरे जनरेशन में काम बिगड़ने वाला है। सेम हुआ 1605। अब बात समझो, सुनो, 1605 में मुगल एम्पायर अकबर के समय पे पिक पे था। 1705 और 1707 आते आते जब औरंगजेब मरा, वो पूरा डिक्लाइन पे था। तो अकबर को पता था अगर मुझे यहाँ पे रूल करना है तो मुझे सबसे बना के चलना होगा। औरंगजेब ने वो कभी नहीं किया। जैसे ही जितने राजपूत अलाइज थे औरंगजेब के, या जितने भी मराठा अलाइज थे, या जितने भी जो कोई भी उसके अलाइज थे, जैसे ही एक भी युद्ध में गलती होती थी इनसे, ये सारा आरोप इन पे लगाते थे और उनको मरवा देता था वो। औरंगजेब ने यही किया है। जैसे ही इनके मेन रूलर यहाँ से मर रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण कराओ और उनके पूरा अपने हाथ में ले लो। अकबर तो बहुत खतरनाक था, मतलब अकबर तो शिया लोगों को भी नहीं छोड़ता था, उसको शियाज भी नहीं पसंद थे। मतलब शिया अगर कोई होगा तो उसको कन्वर्ट करवा के सुन्नी करवाना, कन्वर्ट हिंदुओं को छोड़ो उनको भी कन्वर्ट करवाना, ये सारी हरकतें वो कर चुका है। और यहाँ पे एक बात अकबर के साथ में और एक बात ये हुई कि अकबर ने जो दीन इलाही बनाया था, इन दी एंड दीन इलाही जब वो मरा तो दीन इलाही भी खत्म हो गया, क्योंकि कट्टरपंथी फिर से जहांगीर ने वापस करवाया। अगर जहांगीर चाहता तो दीन इलाही को वो प्रोपोगेट करके आगे ले जा सकता था, या सुले कुल को रख सकता था, लेकिन ना तो सुले कुल और ना ही दीन इलाही, दोनों को खत्म करके अकबर भी खत्म हुआ, उसका दीन इलाही भी खत्म हुआ और उसका सुले कुल भी खत्म हुआ। आशीष, आप again we will come to that point where you are saying I am only sharing the mindset of Akbar, but यार सिर्फ इतना अच्छा ना नहीं झेला जा रहा मुझसे। देखो तो फिर आपसे अगर ये नहीं, मैं सुनो अगर मैं, मुझे पता है आप चित्तौड़ पे आने वाले थे, आप मैं मुझे पता था चित्तौड़ पे आ रहे थे आप। मैं आपको एक बहुत अच्छा मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ उसके लिए। एक यूट्यूब पे एक चैनल है आशीष भारतवंशी करके, वहां पे महाराणा प्रताप की पूरी सीरीज है, जाके लाइक सब्सक्राइब और ये देख लेना। महाराणा प्रताप के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, देयर आर हेटर्स जो कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने ऐसा क्या ही कर लिया, छोटा सा तो साम्राज्य था। ऐसी आवाजें उठती है ना, राजपूतों को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है महाराणा प्रताप को, कि मेवाड़ तक ही तो सीमित था, ऐसा क्या। एक बात समझो आप, जिस डिसिसिव फोर्स में उस समय पे अकबर की ताकत थी स्टार्टिंग अर्ली टाइम में, वो मेवाड़ के पीछे हाथ धो के पड़ा था। 9.5 घंटे का वो हल्दी घाटी नहीं कह रहा हूं मैं, अलग अलग डेलीगेशन उसने भेजे थे। अलग अलग डेलीगेशन जब उसने भेजे और अलग अलग लोगों को युद्ध के लिए जब वो वहां पे भेज रहा था, तो अकबर का दिमाग और अकबर की एनर्जी मेवाड़ में जा रही थी। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी बात यह है, अकबर से भी वो ग्रेटेस्ट क्यों है, क्योंकि महाराणा प्रताप की तरफ से खुद राजस्थान के कई राजा उनकी तरफ से लड़ नहीं रहे थे। दिस जॉइंट अकबर डिस्पाइट ही वाज स्टैंडिंग अलोन, अकेला शेर खड़ा था। फिर अकबर इतनी एरिया जीता, महाराणा प्रताप क्यों नहीं जीता? तो मेरा सवाल है, महाराणा प्रताप को सपोर्ट क्यों नहीं किया गया, अकबर को क्यों सपोर्ट किया गया? महाराणा प्रताप ग्रेटेस्ट है, ही इज द हीरो ऑफ 16th सेंचुरी, कोई बड़ा नहीं है। अकबर के पास में सेना है, इतनी बड़ी सेना को लेके आप फिर भी जीत रहे हो। एक जो कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों ने जीता था, नहीं जीता था। कभी जाके देखो उसके बाद कंडीशन क्या हुई थी उन लोगों की, जब जिस समय पे महाराणा प्रताप की आर्मी ने वो जीता, उसके बाद मुगल जब जा रहे थे तो बदायूं में लिखता है, भाई हम लोगों को खाने के लिए खाना नहीं था, लोग हम जब जाते वक्त रात को सोए थे तो हमने भालों की पूरी से भाले खोद के दीवारें बनवाई थी, क्योंकि हमें डर था कि चित्तौड़ की सेना कहीं से, मेवाड़ी सेना कहीं से भी आके हमको उड़ा देंगी। ये खुद बदायूं ने लिख के लिख रहा है। उसके बाद में उनके हाथ में जब वो एरिया आया भी है हल्दी घाटी का, कितने दिनों तक आया है, महाराणा प्रताप ने 2 महीने बाद जाके वो एरिया रिकवर करवाया। मतलब ऐसा भी नहीं युद्ध हुआ उसके बाद में, डायरेक्ट गए सबको भगा दिया। क्यों? गोगुंदा का एरिया, हल्दी घाटी में तो गोगुंदा का जो एरिया, क्यों हुआ? अगर जीते हो, मैं कह रहा हूं अगर जीते हो हल्दी घाटी, तुम जीते हो तो तुम्हारे पास में इतनी तो सेना होनी चाहिए कि तुमने गोगुंदा प्रोटेक्ट करके रखोगे। गोगुंदा तो तुम जीत नहीं पाए। महाराणा प्रताप ने जस्ट उसके बाद 1 महीने के बाद में हल्दी घाटी के कुछ जगह महाराणा प्रताप ने कुछ लोगों को दिए, उसके स्टैम्प पेपर आते हैं, हल्दी घाटी के जगह जो है उसके स्टैम्प पेपर महाराणा प्रताप के नाम से निकलते हैं। सो पॉइंट इज, आप कह रहे हो जीते थे, मैं कह रहा हूं वो मैच इस तरह से हुई थी कि कुछ समय के लिए अगर आपके पास में होंगे तो विद इन
तो आपको वापस रिटेलिएट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? वापस क्यों जाना पड़ा? वापस जाने का कारण ही ये था, हम लोग डिफेंसिव मोड में थे। हमने अटैक नहीं करवाया था, अटैक आपने करवाया था। हमने हल्दी घाटी और गोगुंदा बचाया, जस्ट बिकॉज महाराणा प्रताप लेफ्ट द फील्ड आर्मी, मतलब लेफ्ट द बैटलफील्ड एंड वेंट अवे, डजंट मीन हम हारे हैं। हमने डिफेंस बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। सेकेंड चीज, अब महाराणा प्रताप के अगर आप उस समय की चीजें देखोगे, मैं जब यहाँ पे तोडरमल की टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, महाराणा प्रताप की आप, अरे हमारी गलती है ना। हम अगर राइट विंग वाले भी है तो हम क्या कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, घास की रोटियां खा के दिन गुजारे। आपको पता है महाराणा प्रताप जिस समय पे उस एरिया में थे, उस समय पे पूरी सेना उन्होंने अरावली की पर्वतों पे शिफ्ट करवा दी थी। उस व्यक्ति ने अरावली के पर्वतों में पहाड़ों के ऊपर खेती डेवलप करवाई थी, सारी सेना जब वहां पे थी। किसी ने घास की रोटी नहीं खाई है। ये कहना कि महाराणा प्रताप के दिमाग और महाराणा प्रताप के पूरे लोगों का दिमाग इतना था कि पहाड़ों पे वो खेती करते थे, और फिर ये कहना कि वो घास की रोटी खाते थे, आप अपनी चीजों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। महाराणा प्रताप का आप शौर्य देखो कि जब आपको कहा जा रहा है झुको, तो महाराणा प्रताप कह रहे कि हम नहीं झुकेंगे। आपको पता है आपके सारे अलाइज जा चुके हैं, महाराणा प्रताप नहीं झुक रहे। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार, दो बार, तीन बार, अपने ही हिंदू लोग महाराणा प्रताप को मारने के लिए आ रहे, उनके भी लोग आ रहे, उसके बावजूद महाराणा प्रताप झुक नहीं रहे। और महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी कि जब तक मैं मेवाड़ वापस रिकॉन्कर नहीं करता, मैं किसी भी बड़े सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। तो पत्थर पे बैठा करते थे वो। बड़ी बात इसमें नहीं है कि आपके पास में बड़ी आर्मी है उसके बाद आप जीत रहे हो। बड़ी बात इसमें है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उस बड़े व्यक्ति को चुनौती दे रहे हो। मतलब बात इसमें ये होती है भाई कि छोटा साम्राज्य बड़े बड़े साम्राज्यों को विध्वंस करने के लिए भी काफी था, नींदें हराम करने के लिए भी काफी था। लेकिन ये रियलिटी भी है ना कि जिस समय महाराणा प्रताप की डेथ हुई थी, तो राजस्थानी लैंग्वेज में, मारवाड़ के लैंग्वेज में भी अकबर क्या महाराणा प्रताप के बारे में सोचता था, ये बातें लिख के रखी गई थी जी। तो बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे पहली पहचान ये होती है कि बुद्धिमान व्यक्तियों की, वो बुद्धिमान व्यक्ति को जानता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि विलन का माइंडसेट समझो। सिमिलर वे में औरंगजेब को भी पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने डेंजरस है, और ये अकबर को भी पता था। इसीलिए अकबर कभी मेवाड़ में खुद नहीं गया, और औरंगजेब भी कभी खुद छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहते हुए खुद में कभी मारने नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि जब तक आप विलन नहीं समझोगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हमारे कितने हीरोज कितने डेंजरस है। क्योंकि आपके दोस्त यदि आपकी संगति बताते हैं, तो आपके विलन आपकी औकात बताते हैं। वाह वाह वाह, क्या एंड किया है हमने। वो आपकी औकात बताता है, फिर वो कोई भी हो। हाँ। किसी भी व्यक्ति का, अब आप समझो ना, अब अगर ये कंपैरिजन करा जाए कि भाई रावण बड़ा था या श्री राम बड़े थे, आपको तो मानना पड़ेगा ना कि रावण इतना डेंजरस था, इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र को अवतारित होकर उसे मारने के लिए आना पड़ा। आप यदि कह रहे हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज इज गॉड टू अस, क्रूरता उतनी देखी है ना भाई हमने। भले अकबर क्रूर नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से मुगल आर्मी आती थी, वो उतनी क्रूरता और उतनी बर्बरता करती थी। यहाँ पे अकबर के समय पे ये चीज भी बहुत फेमस है ना कि लाहौर में जिस समय पे अकबर दिल्ली में रहता था, उसके आजू बाजू के एरिया में जजिया का कर नहीं था, लेकिन लाहौर वाले एरिया में कुछ सेक्शंस में जजिया कर देना पड़ता था। वो सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगर मैं ये कहूं कि मेरी सरकार है और मेरी सरकार बिल्कुल करप्शन नहीं करती है, ये हो ही नहीं सकता। किसी ना किसी छोटे से छोटे शहर में कुछ ना कुछ तो होगा। आप जब रूट तक जाओगे तो आपको मिलेगा जी। लेकिन आप जब तक किसी विलन का माइंडसेट नहीं समझोगे। सिंघम की मूवी क्यों हिट है? क्योंकि जयकांत शिकरे बहुत जबरदस्त है, बराबर है। कोई भी मूवी में KGF 1 क्यों हिट हुई? क्योंकि विलन उतना तगड़ा लेना पड़ा। KGF 2 क्यों हिट हुई? विलन उतना तगड़ा लेना पड़ा। और ऐसा भी नहीं कि KGF 1 का विलन कोई सा लुल्लू पुल्लू दिखाया है, तगड़ा विलन है, पूरी आर्मी लेके चल रहा है, सब ये कर रहा है। KGF 2 में संजय दत्त को उन्होंने विलन बनाया। जितना तगड़ा आपका विलन होगा, उतना तगड़ा आपका इतिहास रचा जाएगा जी। और वो तगड़े थे, ये मानो, ताकि कल को जाके यदि फिर से ऐसी कंडीशन आती है, फिर आप कहोगे हमारे लोगों ने जीता। मार क्यों खा रहे हो? फिर मार क्यों खा रहे हो बताओ? इतना सब होने के बाद भी 1947 तक हम लोग गुलाम रहे। क्यों रहे? हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें विलन को भी स्टडी करना पड़ेगा। आज भी अगर वो कंडीशन फिर से, सपोज करो आज भी वो कंडीशन अगर फिर से आती है,
तो आप क्या कहोगे कि नहीं मैं कभी अकबर नहीं पढ़ूंगा, औरंगजेब नहीं पढ़ूंगा, नहीं नहीं हटा दो। अरे भाई पढ़ना पड़ेगा ना, किसी को तो पढ़ना पड़ेगा ना माइंडसेट समझने के लिए। वो ग्रेट है नहीं है वो छोड़ दो, माइंडसेट पढ़ो, एक्सेप्ट करो कि ये भी हो सकता है। सो थैंक यू आशीष, थैंक यू अगेन। आपने ये जो क्लियर ही कर दिया है, और ये सबको पता भी होना चाहिए कि एक हीरो तब तक हीरो नहीं होता जब तक विलन नहीं होता। मतलब देखो Yes. अगर वो राजा की जगह पे कुछ और प्रॉब्लम्स होती Yeah. तो वो उसके सोशल एविल्स के अगेंस्ट होते। हाँ. लेकिन अगर मुगल आते ही नहीं, सपोज मुगल ही नहीं आते, मुगल आदिल शाह इन्वेडर्स आते ही नहीं, तो जंग किसके खिलाफ करते आप? करेक्ट। सो थैंक यू फॉर अगेन शेयरिंग द हिस्ट्री, जो पूरी तरीके से आपने डिसेक्ट किया है, और जो माइंडसेट बताया है अकबर का, वी वेंट टू डाउनफॉल ऑफ औरंगजेब आल्सो, काफी कुछ पता चला आज आपसे। सो थैंक यू अगेन। और थैंक यू सो मच। जैसे आपने देखा कि आशीष इतने डूब जाते हैं व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, ये माइक हिलने लग गए थे, इतना डूब जाते हैं। सो ऑल योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। काफी लोग अग्री करेंगे, काफी लोग अग्री नहीं करेंगे। सो बट ये एपिसोड करना ही था, ये बहुत जरूरी था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों साइड समझे। मैं कह रही हूँ आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट समझने की कोशिश करें, एज राइटली सेड बाय आशीष। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। देखते रहिए द राव्या साडा शो। थैंक यू।